सूबेदार बनाया गया था, फिर बढ़ाके की किया गया था, कब बढ़ाया गया, तो कहां कहां का गवर्नर था। अच्छा, काबुल के अंदर उसने किसका विद्रोह दबाया, कितने कबीले हराए, और झंडे का रंग कैसा कर दिया। इससे पहले झंडा कैसा था, झाड़ सही, कैसा झंडा था। अच्छा, बंगाल में ढाका के कौन से राजा को हराया, केदार से कौन सी मूर्ति लाया, कहां स्थापित करवाई, और वो अपने आमेर की कछवाहों की। उसके बाद में आपके आगे बिहार के अंदर वो गिद्धौर के कौन से राजा को हराता है, गया के, और आपके खुर्दा के, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए किस किस को हराता है, नासिर खान और कतलू खान को। और उसकी मृत्यु कहां पर हो गई थी बाद में, एलिचपुर। कहां पे हुई थी, एलिचपुर। अच्छा, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे आपने, तो उसने 2 नगर बसाए, 2 किले बनवाए, और आपके 4 मंदिर बनवाए। वेकटपुर में कौन सा, गया में कौन सा, महादेव मंदिर। फिर ये आपके इधर आ गया अपने वृंदावन में और अपने आमेर में। ये मंदिर उसकी एक रानी ने बनवाया था, अपनी मम्मी की, उस अपने बेटे की याद में मम्मी ने बनवाया था ना। तो किसने बनवाया, किसकी याद में, जगत, उसकी माता ने बनवाया। माता का नाम क्या था, और इसमें किसकी मूर्ति है, और वो कहां से लेके आए थे, मानसिक। और चित्तौड़ में इसकी पूजा कौन करती थी। पुंडरीक विठल की 4 किताबों के नाम बताओ, रागमाला और नर्तन निर्णय। अच्छा, उसकी राय मुरारीदास की, मान प्रकाश, और जगन्नाथ की मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। और इसकी 2 उपाधियां बताओ, देखें, मिर्जा राजा और फरजंद, इसकी 2 उपाधियां हुआ करती थी। उसके बाद में अपने पढ़ रहे थे आगे, मिर्जा राजा जय सिंह कौन कौन से मुगल बादशाहों के साथ काम करता है, जहांगीर साहब। इसका मतलब इसका शासनकाल सबसे लंबा। जहांगीर ने किसके खिलाफ भेजा, मलिक अंबर, जो कि कहां विद्रोह कर रहा था। शाहजहां ने इसको कौन सी उपाधि दी, और कौन से अभियान पे भेज दिया, कंधार अभियान पे भेज दिया। उसके बाद में आपके इधर आपके आ गया औरंगजेब, और इसने किसी के खिलाफ भेजा, शिवाजी के साथ कौन सी संधि की, पुरंदर की संधि किस साल हुई, संधि का कौन सा इटालियन वर्णन करता है, निकोलो मनुची, अपनी कौन सी पुस्तक में, स्टोरियो दो मोगोर। और बाद में इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, बुरहान, और इसने एक कस्बा बसाया था वहां पे, जयसिंहपुरा। अपने यहाँ पे किला बनाया था जयगढ़। पहले इस जगह क्या बोलते थे, चीलकाट टोला। बिहारी जी की बुक कौन सी थी, बिहारी सतसई। राय कवि की बुक कौन सी थी, जयसिंह चरित्र। और बिहारी जी के भांजे कौन थे, कुलपति मिश्र। उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी, 52। और इनसे जानकारियां क्या मिलती है, सवाई जयसिंह कितने मुगल बादशाहों के साथ काम कर गया, आजम मुअज्जम की लड़ाई में किसका साथ दिया, फिर मुअज्जम ने यहाँ हमला करके राजा किसको बना दिया, और आमेर का नाम बदल के। फिर ये कौन से समझौते में शामिल हुआ, देवबारी समझौते के बाद कौन सा युद्ध हुआ, सांबर युद्ध में कौन कौन 2 राजा मिलके आए, कौन से मुगल सेनापति को मारा, और कौन सी झील पे ज्वाइंट कंट्रोल हो गया था। भरतपुर में 2 भाई कौन कौन लड़ रहे थे, मोहकम सिंह और बदन सिंह। इसने किसका साथ दिया, किसको हराया वहां पे, मोहकम सिंह। तो बदन सिंह को क्या जागीर मिली, कौन सी उपाधि मिली, मुगल बादशाह कौन था उस टाइम, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको कौन सी उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि दी। बाद में हमने पढ़ा कि इसको मुगलों ने मालवा का गवर्नर बनाया था, कितनी बार, तो मालवा में मुगलों की तरफ से किससे लड़ा, मराठों से। कौन कौन से युद्ध हुए, पील सूद, मंदसौर और रामपुरा। पील सूद के अंदर ये जीता, बाकी दोनों के अंदर ये हार गया। फिर इसने मराठों के साथ एक समझौता किया था, धौलपुर समझौता। कौन से पेशवा के साथ, कौन सा मुगल बादशाह ये समझौते करवा रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला। मैंने कहा था उसकी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, वही करवा रहे थे सब। चल लिखो, सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ये डिसाइड कर रहा है कि आजम और मुअज्जम में से राजा कौन बनेगा। सवाई जयसिंह ये डिसाइड कर रहा है कि मोहकम सिंह और बदन सिंह में से राजा कौन बनेगा। वो ये डिसाइड कर रहा है कि दलेल सिंह और उमेद सिंह में राजा कौन बनेगा, पढ़ा था हमने। वो ये डिसाइड कर रहा है कि मालवा में मुगल रहेंगे या मराठे रहेंगे। वो ये बंदा डिसाइड कर रहा है कि गंगवाना के युद्ध में अभय सिंह जीतेगा या जोरावर सिंह जीतेगा। वही बंदा डिसाइड कर रहा है कि मुगलों और मराठों के बीच में समझौता कौन सा होगा। वो बंदा डिसाइड कर रहा है कि मराठों के राजपूत राजाओं के बीच में जो कलेश चल रहा है उसके लिए अपने को समझौता कौन सा करवाना, हुरडा सम्मेलन करवाता है, पढ़ा था। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बंदा तो है, की पिन हो रखा है चारों तरफ के, सेंटर के अंदर कौन आ रखा है, सवाई जयसिंह। तो लोगों ने कहा कि साहब आपसे बड़ा तो राजा ही कौन है, हर युद्ध करना हो तो कौन जाए, सवाई जयसिंह। समझौता करना हो तो भी कौन जाए, सवाई। तो आप तो साहब बहुत बड़े राजा हो, और आपको तो अब यज्ञ कर लेना चाहिए, अश्वमेध। क्या कर लेना चाहिए, वैसे आप भगवान राम के वंशज हो, और भगवान राम ने कौन सा यज्ञ करवाया था, अश्वमेध। तो आपको भी क्या कर लेना चाहिए, अश्व। तो अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो राजा कौन था, क्या रहेगी बात, लिख लो। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, ही गॉट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। तो आवाज बढ़ाओ, देखिए वहां से आवाज कम हो रही है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, ही गॉट परफॉर्म्ड, बस ठीक है, अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था? He got performed अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया? आप जानते हो सारा अश्वमेध के बारे में। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां जहां से गुजर जाएगा वो जमीन उस राजा की, और यदि किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो उस आदमी के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध। ये मतलब होता है इस ये जो यज्ञ हुआ था, तो इस यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे, पुरोहित समझ गए? पंडित जी जिन्होंने यज्ञ करवाया था उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? लिख लो, पुरोहित पृष्ठ, पुंडरीक रत्नाकर, पृष्ठ लिख लेना। पुंडरीक रत्नाकर। कौन है पुंडरीक रत्न? इस यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला जो बंदा था उसका नाम था दीप सिंह कुंभानी। क्या नाम था? लिखो, दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ यजना। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। दीप सिंह कुंभानी अरेस्टेड हॉर्स ऑफ यजना। यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था। किसने पकड़ा? दीप सिंह कुंभानी। छोटे थे, घरों में कहानियां सुनते, तो अश्वमेध यज्ञ की कहानियां बहुत बचपन में सुन ली थी कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा सगर हुए थे भगवान राम की पीढ़ियों में बहुत पहले। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बड़ा युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये बचपन की माइथोलॉजिकल कहानियां थी, पौराणिक कहानियां, जिनका हिस्ट्री के अंदर एविडेंस नहीं है और अपनी माइथोलॉजी में है। जब हिस्ट्री पढ़ने लगे तो पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, बाद में मैंने राजस्थान पढ़ी थी। तो इंडियन हिस्ट्री में वापस पढ़ा कि एक राजा हुए अपने पुष्यमित्र शुंग। कौन राजा हुए? और पुष्यमित्र शुंग ने तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके जो पुरोहित जी थे उनका नाम है पतंजलि। क्या नाम था? ऋषि पतंजलि, जिनके नाम से पेट अंदर बार किया जाता है। वो जो ऋषि पतंजलि थे वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। कौन से राजा के? पुष्यमित्र शुंग। राजस्थान पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये अंतिम हिंदू राजा था जिसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। मुझे लगता है यार राजस्थान के बारे में ठीक ठाक सी जानकारी थी मुझे। ठीक है, फैक्चुअल इतना नहीं पढ़ा हुआ था, फिर भी मैं कहानियां वानियां जानता था राजस्थान की खूब सारी। घरों में भी कहानियां सुनी थी। ये सवाई जयसिंह वाली कहानी अपने क्यों नहीं सुनाई गई कभी? ये कैसे नहीं पता कि अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने किया था? फिर दिमाग में दूसरी बात आती, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ा छोड़ा जाएगा, घोड़ा जिन जिन रियासतों से निकलेगा वो रियासतें उस राजा की मान ली जाएगी। फिर मेरे दिमाग में अगला सवाल ये था कि सवाई जयसिंह का घोड़ा कहां कहां से निकला। उससे भी भयंकर सवाल ये था कि अपने बीकानेर की तरफ आया कि नहीं आया, और यदि अपने बीकानेर की तरफ आया था तो इतना कौन बेलखना राजा था जो घोड़ा पकड़ ही नहीं सका? ज्यादा ज्यादा मर जाते, हार जाते, पर घोड़ा तो पकड़ ही सकते थे। मैंने घर पे पूछने की कोशिश की अश्वमेध यज्ञ को सवाई जयसिंह ने करवाया था, तो वास्तव में जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनको जो कहानियां आती है वो बहुत पुराने वाले राजाओं की आती है, वो सवाई जयसिंह को जानते ही नहीं। मेरी सारी कहानियां दादाजी से सुनी हुई। मैंने उनको पूछा सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो उनका सवाल था सवाई जयसिंह कौन है? तो आगे तो सवाल ही नहीं कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानेंगे कि नहीं जाने। बोले बहुत बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है ये तो, कि यज्ञ भी हो गया, आपने किताबों में पढ़ रहे हैं, सब किताबों में बोल्ड कर करके लिखा हुआ है कि अंतिम हिंदू राजा का नाम बताया जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पर सवालों के जवाब कहीं नहीं। एक तो सीनियर से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा याद कर ले यार, तू तो दिमाग ज्यादा लगाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा अश्वमेध यज्ञ किसने किया? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ खत्म। किसने करवाया? पुंडरीक रत्नाकर ने। ये घोड़ा कौन पकड़ा? दीप सिंह कुमार। तो दीप सिंह कुंभानी कौन है ये बता दो, ये भी नहीं पता। तो घोड़ा पकड़ने वाला बंदा है तो कोई तो रहा होगा, है कौन ये आदमी? फिर एक दिन ये राजस्थान लिटरेचर की एक पुरानी बुक पढ़ रहा था मैं कोई, उस बुक में एक कहानी थी, कहानी का नाम ही था अश्वमेधो स्वांग। अश्वमेधो स्वांग का मतलब था नाटक। स्वांग का मतलब क्या होता है? यज्ञ नहीं हुआ था, नाटक ही हुआ था यज्ञ का। और उसके अंदर बाद में पूरी कहानी थी कि इन्होंने यज्ञ करवा तो लिया सवाई जयसिंह ने यहाँ पे, पर जैसे यज्ञ समाप्त हुआ घोड़ा छोड़ने की बारी। पहले यज्ञ होता, बाद में घोड़ा छोड़ते। और यज्ञ जब करवाया तो भारत के बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, सारे ब्राह्मण इकट्ठे किए थे यहाँ पे। ये जलमहल है अपना आमेर में, जलमहल इधर जाता है। इस जलमहल को तो बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पे ब्राह्मण रुकेंगे, वही तो ब्राह्मण आएंगे, वो रोके कहाँ जाएंगे, तो आप जलमहल में उनके रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। तो कहा गया कि भाई यज्ञ तो कर दिया, यज्ञ में आया कि आप घोड़ा छोड़ो। घोड़ा छोड़ने की बारी है, तब किसी ने कान में आगे धीरे से समझाया सवाई जयसिंह को, छोड़ मत देना। क्यों? तो कहा तू देवारी समझौते में कह के आया था कि चंद्रकंवर के बेटे को आमेर का राजा बनाऊंगा, और अब सवाई जयसिंह मना कर रहा था कि नहीं बनाऊंगा। इसलिए मेवाड़ वाले राजी रहेंगे कि नाराज रहेंगे? और मेवाड़ में राजा बना हुआ था जगत सिंह सेकंड। राजा कौन था? और जगत सिंह सेकंड मालपुरा आके बैठ गया था। कहां के बैठ गया? मालपुरा तक। इधर जयपुर है, मालपुरा से क्या शुरू होता था? मेवाड़। वो बाउंड्री पे आके बैठा था कि मालपुरा के पास जैसे घोड़ा आएगा मैं पकड़ लूंगा। अभय सिंह और सवाई जयसिंह आपस में नहीं बनती। अभय सिंह सांबर आगे बैठा था, क्योंकि सांबर तक जयपुर, और सांबर के बाद में क्या शुरू हो जाता? मारवाड़। अभय सिंह सांबर आगे बैठा था, घोड़ा आने तो दो मैं बता दूंगा।
तो कहा सवाई जय सिंह, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों दांत किटकिटा रहे हैं कि घोड़ा आए और घोड़े को हम पकड़े। सवाई जय सिंह का पकड़ लेंगे तो मैं लड़ाई कर लूंगा, क्या दिमाग खराब है, मार देंगे, लड़ाई कर ली। और दोनों एक हो गए तो पता नहीं चलेगा कि जयपुर नाम की रियासत थी या नहीं थी यहाँ पे। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी आपने, घोड़ा नहीं छोड़ना। तो यार घोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही होता है कि अश्व छोड़ा जाएगा। अश्व नहीं छोड़ा फिर किस बात का यज्ञ किया आपने। फिर एक कोई और सेना आदमी मिला आप जैसा, उसने साइड में ले जाया कान में फिर एक बात की। सवाई जय सिंह का ये बड़ी ठीक है। इसलिए जयपुर के सारे गेट बंद किए गए। क्या कि जयपुर के सारे अजमेरी गेट, घाट गेट, संगानेरी गेट, न्यू पोल, चांद पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, जितने ये गेट है ये सारे गेट बंद किए। गेट बंद करके घोड़ा छोड़ दिया। और घोड़ा छोड़ के अब घोड़े के साथ सेना जाएगी, भाई घोड़े को पकड़ लेकर सेना लड़ाई करेगी। घोड़े के पीछे सवाई जय सिंह खुद हाथी पे बैठे, पीछे लंबी चौड़ी एक सेना ली, बाकायदा घोषणा की, महाराज सवाई जय सिंह राज राजेश्वर श्री श्री 1008 रघुवंश तिलक का घोड़ा जा रहा है। जो कोई घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पर आपका राज्य, आपके राज्य में घोड़ा कौन पकड़े। अपने अपनी घर की बात है तो अपने को सबको पता ही है क्या बात है, तो अपने आपस में लड़ाई क्यों करेंगे। भाई घोड़ा बेचारा अजमेरी गेट आया, गेट बंद तो घोड़ा घाट गेट मुड़ गया, आगे बंद तो संगानेरी गेट की तरफ आ गया, आगे बंद तो चांदपोल की तरफ चला गया। अब जयपुर में घोड़ा घूमे और पीछे पीछे घोषणा और कराए, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसका हम ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे। अरे घोड़ा यार तुम्हारे बाप का राज है, कौन पकड़ेगा यहाँ पे। ऐसे करते करते सवाई जय सिंह की सेना में एक फौजी था और उस फौजी का नाम क्या था, कछवाहा था। सवाई जय सिंह कछवाहा, ये भी कौन थे, कछवा। राजा की सेना में राजा की खुद के लोग हुआ करते थे ज्यादातर, राजा दूसरों पे कम भी विश्वास किया करता। कछवाहा था, इसको बेचारे को बहुत बुरा लगा। इनके परिवार, ये कुंभानी परिवार था, कुंभानी परिवार के 25 लोग सेना में थे। कितने लोग सेना में थे, 25। और इसको बुरा लगा, इसको लगा कि यार अपने कुश के वंशज हैं। और राम जी वाला घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था, और लव कुश ने उस दिन लंका लगा दी थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद जो आए थे इन सबको कूट कूट के भगाया था उस दिन लव कुश ने। और उस दिन तो राम जी को बता देते वो क्या चीज है, वो तो माँ सीता खुद बीच में आ गए थे। और माँ सीता ने कह दिया था अरे डैडी है तुम्हारा, अच्छा डैडी है क्या, तब रुके थे वो जाके, वरना उस दिन वो इन पे भी भारी पड़ जाते। तो यार एक अपने कहा कुश के वंशज है जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ के क्या युद्ध किया था। एक अपने ये रघुवंश तिलक जो हाथी के ऊपर बैठा बैठा कह रहा है कि जो कोई घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध करूंगा। अरे कौन पकड़े यार तुम्हारे घोड़े को। यूं घूमते 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 उसका जब खुद का घर आया तो उसे रहा नहीं गया, उसने घोड़ा पकड़ा और अपनी हवेली में घुस गया। अपने 25 भाई उसके आसपास ही खड़े थे, भाई भतीजे चाचा ताऊ आपस के जो लोग थे उनको उसने इशारा किया जाओ सब बाहर आ जाओ, सारे सारे अंदर घुस गए। अच्छा सवाई जय सिंह के जो मंत्री संतरी थे उनको लगा पानी वानी पिलाने के लिए लेके जा रहा होगा, तो उनका अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, और एक बार उसने मैं प्यास बुझा दूंगा तुम्हारी सब मांगता हूँ, शर्म नहीं आई रहे। सुबह लगे थे करने के लिए, जो कोई घोड़ा पकड़ लेगा ये पकड़ लिया, और जो कुछ करना हो ना वो कर लेना। अब जाके खूब समझाया यार क्यों पंगे ले रहा है, राजा की पूरी फौज है, मर जाओगे तुम 25 आदमी है, और क्या निकलेगा इससे। उसने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन यज्ञ की जो बेइज्जती की जा रही है, अश्वमेध की जो बेइज्जती की जा रही है, मेरे से आज सहन उनकल सहन, क्या मिलेगा तुम्हें इससे। अभी 25 आदमी लड़ोगे, राजा 5 मिनट के अंदर मार के छोड़ देगा। उसने कहा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक दिन फाउंडेशन बेच में मेरे नाम पर 5 मिनट चर्चा होगी कि यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था। वो 25 आदमी लड़ते हैं, सवाई जय सिंह मार देता है, घोड़ा वापस लेके जाते हैं, ये यज्ञ है। और किसी को नहीं बताना आपने। किताबों में जब लिखा था अंतिम हिंदू राजा का नाम बताया इसने, तो एक बार अपने सीना चौड़ा करना है कि लास्ट राजा हमारे जयपुर का जिसने क्या किया था, अश्वमेध। पर मन ही मन सोचना है पंगा है, लोचा है, गंभीर वाला, यहाँ पे याद रहेगी बात, आगे मत बताना, अपने घर की बेइज्जती है। सवाई जय सिंह बेहद इंटेलिजेंट थे, मेरे कभी नहीं समझ में आया कि वो ऐसा डिसीजन ले कैसे गए। आप आगे सवाई जय सिंह के काम देखोगे तब लगता है कि सवाई जय सिंह से इंटेलिजेंट आदमी उस टाइम पूरी दुनिया में नहीं हुआ, पर ये उस चक्कर के अंदर ही आ गया बंदा, ऐसे कांड कर गया कि स्थापत्य कला में खूब सारे विकास करवाए थे। हेडिंग डालो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, वास्तुकला लिख लो, स्थापत्य कला लिख लो। और सबसे पहले तो आप इस बात के लिए थैंक यू बोल दीजिए कि जिस खूबसूरत शहर में आप बैठे हुए हैं यह शहर सवाई जय सिंह का है। तो हेडिंग डाल लीजिए जयपुर। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी, जब बसाया गया था तब इसका नाम रखा गया था सवाई जयनगर। क्या नाम रखा गया था, सवाई जयनगर इसका नाम हुआ करता। पर इतना लंबा नाम लोगों से लिया नहीं जाता यार, सवाई जयनगर, इतना लंबा नाम कौन ले, इसलिए शॉर्ट किया इसका नाम, और इसका नाम रखा गया जयपुर। क्या नाम रखा गया, इसलिए आज दिन तक अपने गांव वाले इसको जयपुर ही बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम जयपुर है, नाम ही क्या था इसका जय। और ये सीधा समझता हूं, जिसको आप जय बोलते हो ना, तो अपने राजस्थानी भाषा में ये होता ही नहीं था, इसको अपने बोलते ही थे। और आप अभी भी सुना, यदि किसी बंदे का नाम होता है जय सिंह तो अपने गांव में बोलेंगे जय सिंह, जैसी जय सिंह, जैसी जैसी बोलेंगे उसको, तो वो जय ही होता है अपने लिए, जय पूरा अपने से लिया ही नहीं जाता था ना, तो और पूर्व वाला पर बना दिया करता। तो राजस्थानी में जैसे बोलते हैं वैसे लिख लिया करते, इसलिए इसका नाम ही क्या हुआ करता था, जय। ये तो जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने इस जयपुर को लिखना शुरू कर दिया जयपुर।
क्या लिखना शुरू कर दिया था। और उनका देखो आज भी सिंगापुर, बैरकपुर, जयपुर, तो वो इसको जयपुर लिखने लग गए। और जयपुर 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 करते करते आपने इसको क्या लेके आ गए। तो ये जयपुर तो बहुत बाद का, अब 1900 के आसपास का नाम। 1900 से मतलब 100 साल पहले तक भी इसको कोई जयपुर नहीं बोला करता था, इसको सारे क्या बोला करते थे। इसलिए अपने गांव में तो जितने बुजुर्ग लोग बैठे उनसे किसी से जयपुर बोला ही नहीं जाता। वो सारे आज भी मतलब आपके दादाजी से जाकर कोई पूछ ले भाई आपका पोता या पोती कहां पढ़ते हो, जयपुर है ना, तब अपने लगता है कि दादाजी चूंकि अनपढ़ है इसलिए इनको नाम लेना नहीं आता। इस बार सोचना कि भूंगल अपने हैं, दादाजी हाईली एजुकेटेड है इसलिए वो जानते हैं कि वास्तव में इसका नाम क्या है क्या नहीं है, वो जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो आज के बाद सब क्या बोलोगे, जयपुर नहीं है, क्या है, तो गलत बोलते रहते हो नाम इसका। हाँ, अब से कोई पूछे तो क्या बताओगे नाम उसको, जयपुर। इसकी स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 को। साथ साथ में उतार लो थोड़ी थोड़ी चीजें। फाउंडेशन 18 नवंबर 1727। कब हुई है जयपुर की स्थापना, बताओ देखिए, 18 नवंबर 1727। अच्छा मुझे बताओ देखिए इसकी आपके बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, 1488। जोधपुर की 1459, उदयपुर की 1559, उससे पहले आपकी सिरोही की 1425 और अजमेर की 1113 और जयपुर की 18 नवंबर 1770। इसके जो वास्तुकार समझ गए ना, आर्किटेक्ट जो इसको बसाने वाले थे उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, एक बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य, जिनके नाम पर अपने कॉलोनी का नाम है अब तो विद्याधर नगर, है ना। तो आज के बाद जब भी विद्याधर नगर जाओ तब सोचना कि इसका पूरा नाम होना चाहिए था विद्याधर भट्टाचार्य नगर। भट्टाचार्य खा गए अपने वाले, क्या इतना लंबा कौन लेगा। वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम बताओ देखिए, किसके वास्तुकार है, जयपुर। अच्छा सवाई जयसिंह ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करता था, एस्ट्रोलॉजी। अभी भी गांव के सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, ग्रह नक्षत्रों का पता लगाएंगे, शादी ब्याह कुछ भी करना हो नक्षत्र पता लगाते हैं। सवाई जयसिंह एस्ट्रोलॉजी का खुद भी बहुत अच्छा जानकार था, तो उसने कहा एस्ट्रोलॉजी का कोई विद्वान उसको बुलाया जाए ताकि वो भी बताए कि जयपुर को कैसे क्या बचे, कौन सी दिशा में कौन सा गेट निकाला जाए, ये सब पता लगाए। तो एक पुर्तगाल का ज्योतिषी था, कहां का ज्योतिषी था, एक पुर्तगाली ज्योतिषी था, उसको बुलाया गया, तू बता हमें क्या क्या करे। और उस बंदे का नाम था जेवियर डी सिल्वा। क्या नाम था बंदे का। तो कोई पूछे कि भाई जयपुर की स्थापना में कौन से पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद ली गई थी, तो कौन से पुर्तगाली ज्योतिषी की मदद ली गई, लिखो, पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। हेल्प ऑफ पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर्स, जेवियर डी सिल्वा वाज टेकन। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। हेल्प ऑफ पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर्स, जेवियर डी सिल्वा वाज टेकन। किसकी हेल्प ली गई थी बताओ देखिए, जेवियर डी सिल्वा। कहां का था जेवियर डी सिल्वा, पोर्चुगल का ना, पुर्तगाल का था। ये डी पुर्तगाल वाले लगाते हैं, आप उनके नाम ही देख लो, वास्को डी गामा, है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोनाथन डी कोस्ट्रा, निनो डी कुन्ना, उनके डी बीच में लगता ही है। मुझे लगता है जैसे अपने नाम के बीच में लगाते हैं राम कुमार सिंह, वैसे वो क्या लगा लेते हैं कि मान लो मैं पुर्तगाल में होता तो मेरा नाम होता राजवीर डी चल कोई, तो वो डी बीच में लगा देते हैं अपने। तो नाम क्या हो गया इस बंदे का, जेवियर डी सिल। तो वास्तुकार तो कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। और एक ज्योतिषी कौन बुलाया गया था, पूरा नया शहर बसा रहे थे। हुआ क्या था, पहले ये लोग रहते आमिर, पहले क्या रहते आमेर में जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई तो अभी इतने लोग आएंगे नहीं, शहर छोटा पड़ गया, तो पूरा नया शहर बसाया। तो जहां अपना जयपुर बसा ना, अपने ये नहीं, अपने जयपुर में नहीं है, अपने जहां बैठे ये जयपुर नहीं है, ये तो जयपुर का फैलाव है, ये तो विस्तार है जयपुर का, एक्सटेंशन है जयपुर का। जयपुर बढ़ता बढ़ता यहां तक आ गया, ये तो गांवड़े थे, ये तो पहले सारे के सारे गांव हुआ करते जयपुर के आसपास के। आमेर के जस्ट नीचे वाला जो भाग है जो परकोटे के अंदर बंद है एकदम, है ना, यहाँ पे जंगल था, बहुत भयंकर वाला जंगल था। ये जंगल को काटा था और काट के यहाँ पे पूरा एक नया शहर बसाया। तो पूरी प्लानिंग के तहत बसाया कि भाई जब सब लोगों को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, कौन सा घर बनेगा, कौन सी दुकान बनेगी, पूरी प्लानिंग की। तो कहा प्लानिंग के साथ जब बनाना है तो पता लगाओ यार दुनिया में और कौन कौन से शहर अच्छे बने हुए। तो किसी ने बताया चीन में एक शहर है कैंटन, चीन में कौन सा शहर है, और किसी ने कहा इराक में एक शहर है बगदाद, इराक में कौन सा है। तो इन दोनों के मैप मंगवाए, इन दोनों के मैप मंगवाए, इनके मैप मंगवा और उनके मैप मंगवा के देखो यार कैसे बचे। तो इनकी खूब सारी चीजें जयपुर के निर्माण में ग्रहण की गई। तो कोई पूछे जयपुर को कौन से शहरों की तर्ज पर या कौन से शहरों की तरह बसाया गया, कैंटन कहां पे, बगदाद कहां पे। जयपुर को कैंटन तथा बगदाद की तरह बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड लाइक कैंटन एंड बगदाद, जयपुर को कैंटन तथा बगदाद की तरह बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड लाइक कैंटन एंड बगदाद, जयपुर को कैंटन तथा बगदाद की तरह बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड लाइक कैंटन एंड बगदाद। कैंटन कहां पड़ता है, चाइना, बगदाद कहां पड़ता है, इराक। जयपुर को कैंटन तथा बगदाद की तरह बसाया गया था। अब एक ज्योतिषी बुला लिया, एक मैप मंगवा लिया, अब क्या करें, तो अपना मैप बना हुआ तो एकदम स्क्वायर काटा पूरा, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के 9 पार्ट्स कर दिए। कितने भाग कर दिए,
यह भी एस्ट्रोलॉजी है कि सूर्य के ग्रह कितने हैं कि 9, इसलिए इसको कितने भागों में बांट लिया जाए 9। फिर एक एक चीज को डिसाइड किया कि भाई बीच वाला जो स्क्वायर होगा इसके अंदर क्या राजधानी का मैं खुद रहूंगा भाई, बीच में सबसे सेंटर के अंदर मेरे को रखोगे, ठीक है साहब, ताकि पूरे शहर पे कंट्रोल हो सके मेरा। राजधानी का जहां मैं रहूंगा उसके ठीक सामने मंदिर बनाओ, मेरा जो कमरा हो मेरे कमरे के ठीक सामने भगवान जी होने चाहिए, तो सामने मंदिर बनाया गोविंद देव जी। कौन सा मंदिर बनाया? फिर राजधानी का सर्किल बनाओ, इधर कोई छोटी चौपड़, यहाँ बड़ी चौपड़, मार्केट बनाओ, यहाँ कोई मानक चौक, यहाँ पे कोई आपका जोहरी बाजार, यहाँ पे गणगौरी बाजार, यहाँ पे आपका कोई तीज बाजार, सब अलग अलग इस प्रकार से डिसाइड किए गए। मतलब जयपुर भारत का पहला शहर है जो प्लानिंग के तहत बसाया गया। जयपुर भारत का पहला शहर है जो किसके तहत बसाया गया कि भाई पहले प्लानिंग की कहां पे मार्केट है कहां पे घर है, वरना आप और कोई शहर देखिए बीच में मार्केट बीच में घर, जयपुर में नहीं है। जयपुर में जहां मार्केट है वहां पे मार्केट है, जहां पे घर है वहां पे घर है, जो कि पुराना शहर है, 300 साल पुराना है, 1727 का शहर है, लेकिन उसके बावजूद पूरा प्लानिंग के तहत बसाया गया था। तो प्लानिंग में कितने वर्ग बनाए गए थे? 9 वर्ग। तो कोई पूछेगा जयपुर को किस सिद्धांत पर बसाया गया था, किस सिद्धांत पर बसाया गया? अभी अब जो 9 वर्ग पे होगा ना, इसकी एक चीज होगी कि सारी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे से मिलेगी, है ना, देख लो सारी एकदम समकोण पे आगे काटेगी, 90 डिग्री के एंगल पे आके सारी सड़कें काटेगी, कोई भी सड़क बंद नहीं होगी, सारी की सारी सड़क है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, एक भी बंद। ये शतरंज चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड, ये चेस बोर्ड पैटर्न है, ये चेस बोर्ड पैटर्न की तरफ बसाया गया था कि या तो इस पैटर्न के शहर बहुत पहले बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में। कब बने थे? पर वो तो खत्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई। उसके बाद मॉडर्न इंडिया के जितने भी शहर है इनके अंदर यदि कोई शहर प्लानिंग के तहत बसाया गया वो शहर कौन सा है? जयपुर है। तो लिख लो, जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड ऑन थ्योरी, ऑन 9 स्क्वायर थ्योरी, ऑन बेसिस ऑफ 9 स्क्वायर थ्योरी। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड ऑन बेसिस ऑफ 9 स्क्वायर थ्योरी। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर वाज डेवलप्ड ऑन बेसिस ऑफ 9 स्क्वायर थ्योरी। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। नियोजित मतलब प्लान है ना, नियोजन का मतलब प्लान होता है। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। जयपुर इज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर इज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। जयपुर इज फर्स्ट मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है कौन सा? जयपुर जो है वो भारत का पहला आधुनिक शहर, और पहला क्या है? नियोजित। नियोजित समझ गए? प्लानिंग, प्लानिंग के तहत जिस शहर को बसाएगा। जयपुर में सबसे पहले जो महल बनाया गया था यहाँ पे, उस महल का नाम था बादल महल। क्या नाम था? अच्छा, मैंने बताया कि पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? जंगल, जंगल होता था, राजा इसमें शिकार खेलने के लिए आया करते, इसलिए पहले इस बीच वाली जगह में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ था। क्या बना था? और उस तालाब का नाम था शिकार होदी। क्या नाम था उसका? होदी। होदी का मतलब तालाब ही होता है ना, पानी की जो जगह होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? होदी। तो एक शिकार होदी हुआ करती, इसका मतलब था कि जंगल के जानवर यहाँ पर क्या आएंगे? पानी पीने के लिए। तो राजा ने अपने शिकार करने के लिए यहाँ पर एक मंच बना लिया, यहाँ पर एक क्यों प्लेटफॉर्म सा बना लिया ऊंचा सा। राजा उस प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाता, जंगल का कोई जानवर जब इसके अंदर पानी पीने के लिए आएगा राजा उसको मार लिया करता, है ना। वैसा यूं शिकार करने के लिए जगह बनाई गई थी। भाई ये वो जगह है जहां से बैठकर शिकार किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर मिल जाएंगे, वरना जंगल में ढूंढने पड़ेंगे आपको। यहाँ जानवर होगा, यहाँ पर बैठ के मारा जा सकता है। तो शिकार होदी वाली जगह पे बाद में महल बनाया गया था। उस महल का नाम क्या था? तो जयपुर की पहली बिल्डिंग कौन सी है? ये कौन सी जगह पे बनाई गई थी? याद रहेगी दोनों बात। देखो, बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ जयपुर। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ जयपुर। पहले इसे शिकार होदी कहा जाता था। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज शिकार होदी। पहले इसे शिकार होदी कहा जाता था। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज शिकार होदी। कौन सी जगह को? बादल महल वाली जगह। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज शिकार होदी। पहले इसे शिकार होदी कहा जाता था। क्या बोलते इसको? शिकार होदी कहते। एक राइटर हुआ था बख्त राम शाह। क्या नाम है राइटर का? और इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है बुद्धि विलास। नाम बोलो देखिए बुक का। इस किताब के अंदर जयपुर की स्थापना का आंखों देखा वर्णन है कि जयपुर जब बन रहा था तो उसने डेली आज क्या काम हुआ, किस प्रकार से हुआ, कितने रुपए लगे, कौन मिस्त्री आए, कैसे बनाया था, अगला क्या करेंगे, ये सारा यदि किसी बुक के अंदर है तो बुक में कौन सी है? कोई पूछेगा जयपुर की स्थापना का वर्णन कौन सी पुस्तक करती है? बुद्धि विलास, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? लिख लो, बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से। बुक बुद्धि विलास और बख्तराम शाह। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से। बुक बुद्धि विलास और बख्तराम शाह। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से। बुद्धि विलास से।
जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाउंडेशन ऑफ जयपुर। किसकी जानकारी मिलती है? जयपुर की स्थापना। कौन सी बुक से? बुद्धि विलास। किसने लिखी थी? अच्छा, हमने पढ़ा था कि इनकी पहली राजधानी कौन सी हुआ करती थी? दौसा। दूसरी राजधानी कहां लेके आए थे? रामगढ़। तीसरी राजधानी कहां पे आ गई थी? आमेर। जयपुर इनकी कौन सी राजधानी है? चौथी। लिख लो, जयपुर कछवाहों की चौथी राजधानी थी। जयपुर वॉज फोर्थ कैपिटल ऑफ कछवाहाज। जयपुर कछवाहों की चौथी राजधानी थी। जयपुर वॉज फोर्थ कैपिटल ऑफ कछवाहाज। और जयपुर वाकई बहुत सुंदर शहर है। अपने अपने मुंह से तारीफ करें तब तो फिर भी कोई ना माने, लेकिन 2019 में तो ऐसा यूनेस्को ने मान लिया। किसने मान लिया? और यूनेस्को की लिस्ट जारी करती है, इसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या नाम है? और इसमें कोई अपने राजस्थान का शहर शामिल किया गया, तो शहर कौन सा है? कब शामिल किया गया? लिखो, 2019 ईस्वी में, इन 2019 एडी, 2019 एडी, 2019 ईस्वी में जयपुर यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जयपुर किसमें शामिल किया था? विश्व विरासत सूची। तो याद रह जाएगी जयपुर की सारी बात है। तो जयपुर की स्थापना कब हुई? वापस बोलो, देखिए एक बार। 18 नवंबर 1727। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाल से ज्योतिषी कौन सा बुलाया था? जयवीर डी सिल्वा। कौन कौन से दो शहरों के मैप मंगाए? कैंटन और बगदाद। कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया? 9 वर्गों के सिद्धांत। पहली बिल्डिंग कौन सी बनाई गई? बादल महल, जिसको पहले क्या बोलते थे? शिकारो। यह भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। कछवाहों की चौथी राजधानी थी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर यही तो बात हुई। अच्छा, अब जब जयपुर बसाया गया था तो जयपुर प्लेन में, देखो एकदम जमीन पे पड़ा, क्योंकि पहले अक्सर शहर पहाड़ों के बीच में वैसे बसाए जाते कि आक्रमण होंगे, आक्रमणकारी सीधे शहर के अंदर ना घुस जाए। तो मैंने बताया था कि उदयपुर बसाने के पीछे तो लॉजिक ही ये था कि यार उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ है, बीचों बीच एक शहर बचा लिया जाए। मंडौर से मेहरानगढ़ की तरफ ये लोग आए थे, तब भी लॉजिक ये था कि यार पहाड़ों के बीच में बसाए, लेकिन जयपुर एकदम प्लेन में बसाया। जबकि इस टाइम मराठों का टेक ओवर है कि 1727 से आसपास का टाइम में सवाई जयसिंह किसे भिड़ रहा था? मराठों से। तो किसी ने सवाई जयसिंह कहा, मराठे कभी शहर में घुस के लूटपाट करेंगे, इसलिए तुम गलत बसा रहे हो सर। उसने कहा ऐसे कैसे घुस जाएंगे यार, तो क्या करोगे तुम मराठों से बचने के लिए? तो कहा मराठों से बचने के लिए अपने किला बनाएंगे, और मराठों का यदि अटैक हुआ तो उस किले पर ही रोक लेंगे उन लोगों को। वो किला बनाया गया सुदर्शनगढ़। क्या बनाया गया? जयपुर के जो राजा थे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर उस किले का नाम क्या रखा गया? सुदर्शन। कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दुश्मनों को समाप्त किया, हम सुदर्शनगढ़ के माध्यम से हमारे दुश्मनों को क्या कर देंगे? समाप्त। लेकिन जब वो किला बन गया तो पता चला कि इस किले वाली जगह जहां पर हमने बनाया, यहां पर एक फौजी शहीद हुआ था पहले, और उस शहीद का नाम था नार सिंह। क्या नाम था? इसलिए बाद में किले का नाम चेंज करके किया गया नाहरगढ़। क्या किया गया? तो जिसको आजकल आप नाहरगढ़ बोलते हो, इसका पहले नाम क्या हुआ करता? सुदर्शनगढ़। ये किसके लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था? जयपुर की सुरक्षा के लिए। किसके खिलाफ? मराठों। इसलिए नाम पड़ गया था जयपुर का पहरेदार। जयपुर का, कि जयपुर का मराठों के खिलाफ पहरा कौन सा किला लगाएगा? नाहरगढ़। की वॉचमैन है जयपुर का। आई बात समझो? लिखो नाहरगढ़, 2 नंबर लगा के लिखो नाहरगढ़। नाहरगढ़। यह किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट मराठाज। यह किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट मराठाज। यह किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट मराठाज। मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। किसके खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था? मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ जयपुर। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ जयपुर। इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ जयपुर। क्या कहा जाता है? जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। और एक और नाम क्या रखा गया था इसका? सुदर्शन। लिख लो, पहले इस किले का नाम क्या रखा गया था? सुदर्शनगढ़। लिख लो, पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। अर्लियर दिस फोर्ट वाज नेम्ड एज सुदर्शनगढ़। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। अर्लियर दिस फोर्ट वाज नेम्ड एज सुदर्शनगढ़। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था।
फिर राजा ने कहा भाई मेरे रहने के लिए एक महल बनाओ एकदम। तो राजा के लिए जो महल बनाया गया उसका नाम था चंद्र महल। क्या नाम था? आजकल वो सिटी के बीचों बीच है इसलिए आप बोलते हो सिटी पैलेस। जिसको आजकल आप सिटी पैलेस कहते हो इसका वास्तव में पहले नाम क्या रखा गया था? लिख लो, 3 नंबर लगा लिख लो, चंद्र महल या सिटी पैलेस। चंद्र महल। राजा जयसिंह की एक रानी थी, उस रानी का नाम था चंद्र कंवर। नाम था, जो कि मेवाड़ की सिसोदिया थी। क्या थी? मेवाड़ की। तो उसको जब लेके आए तो उसके लिए महल बनाया गया। तो दिल्ली वाली रोड पे आपके महल है सिसोदिया रानी का महल। कौन सा महल है? तो रानी चंद्र कंवर सिसोदिया थी, उसके लिए बनाया, इसलिए नाम ही क्या होगा उसका? लिख लो, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी पैलेस। ये घाट की गुणी क्रॉस करते बाहर निकलते। हाँ, तो सिसोदिया रानी का बाग इसीलिए कि बाग के बीच में महल है। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी पैलेस। तो खुद के लिए तो कौन सा बनवा लिया? चंद्र महल। और चंद्र कंवर के लिए कौन सा बनवाया गया? सिसोदिया रानी का महल। फिर मैंने अभी बताया अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उसके लिए पंडित जी बुलाया गया। उन पंडित जी के लिए कौन सा बनाया गया था आपका? जल महल। लिखो, जल महल। इंग्लिश में भी जल महल ही लिखना, जल महल। लेक पैलेस कर ले आप फालतू में। जल महल, इसको जल महल ही कहते हैं अपने वाले को। वो जो झील है, जिस झील के अंदर बना हुआ, उस झील का नाम है मानसागर। कौन सी झील है वो? लिख लो, यह है मानसागर झील में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन लेक मानसागर। यहां पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रुकवाया गया था, ठहराया गया था। यहां पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराया गया था। अरेंजमेंट्स फॉर priest of अश्वमेध यज्ञ या ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। अरेंजमेंट्स फॉर ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। यहां पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराया गया था। अरेंजमेंट्स ऑफ priest of अश्वमेध यज्ञ या ब्राह्मण्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वर मेड हियर। यहां पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराया गया था। राजा ने कहा भगवान जी का मंदिर होना चाहिए। भगवान जी का जो मंदिर बनाया गया वो है गोविंद देव जी। कौन सा है? लिख लो, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी टेम्पल, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी टेम्पल। बंगाल को किसी टाइम में बोला करते गोड़। क्या बोला करते थे? बंगाल का पुराना नाम क्या था? गोड़। और गोड़ के अंदर एक संत हुए, जिन संत का नाम था चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम था संत का? भगवान कृष्ण के एक भक्त हुए बंगाल में, जिनका नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल को क्या बोलते? गोड़। इसलिए इनके बाद में इनके चेले चपाटे आगे हो गए, इनका पूरा संप्रदाय बन गया। चैतन्य महाप्रभु क्या बन गया? संप्रदाय। जो इनकी तरह किसकी पूजा करते? भगवान कृष्ण की। अब इनका जो संप्रदाय बना वो कहां से शुरू होगा? गोड़ से। इसलिए संप्रदाय का नाम था गोड़िए। संप्रदाय का नाम क्या था? और ये गोड़िए संप्रदाय वाले किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। ये अपने वाला मंदिर इसी संप्रदाय का है। तो ये कोई नहीं पूछे गोविंद देव जी का मंदिर कहां पे है, कोई ये पूछेगा जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर कौन से संप्रदाय का है, तो कौन से संप्रदाय का? इस संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि गौड़ से शुरू हुआ था। कौन से संत ने किया था? ये आप इंडियन हिस्ट्री में और पढ़ लोगे, अपने काम की बात है, वो लिख लो। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गौड़ीय सेक्ट। मैंने बताया था कि मेवाड़ के राजा खुद को क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान। जयपुर वाले राजा खुद को मानते गोविंद देव जी का दीवान। देखो, जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ जयपुर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ जयपुर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। किंग्स ऑफ जयपुर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। का साहब पहले आमेर में जब रहा करते थे तो आमेर में नदियां, आमेर में तो पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर तो पानी आ ही जाएगा, बरसात का पानी रिस्टोर कर लिया करते वहां पर ये। लेकिन जब जयपुर में एकदम प्लेन एरिया के अंदर आए तो यहाँ पे पानी कहां से लेके आओगे? तो एक नहर लेके आएंगे। तो जयपुर के पास में गांव पड़ता है हरमाड़ा, यहाँ से कनाल लेके आए थे ताकि जयपुर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई दी जा सके। तो कौन सी नहर से वो वाटर आया करता था? हरमाड़ा। लिख लो, हरमाड़ा कैनाल। हरमाड़ा नहर, हरमाड़ा कैनाल। आगे लिख लो, जयपुर में पेय जल की आपूर्ति के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर। जयपुर में पेय जल की आपूर्ति के लिए
फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर, जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए, फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन जयपुर। और फिर भाई इस बंदे की इंटेलिजेंस यदि आपको देखनी हो तो इस बंदे की इंटेलिजेंस दिखती है जंतर मंतर। कहां पे दिखती है? तो 8 नंबर लगा के लिखो जंतर मंतर। और एक नहीं 5, कितने जंतर मंतर बनवाए? लिखो 1 2 3 4, इसी में नीचे लगा के लिखना। 1 नंबर लगा के लिखो दिल्ली, 1 नंबर लगा के लिखो दिल्ली। पहला जो जंतर मंतर बनाया गया था कहां बनाया गया था? दिल्ली। लिख लो सबसे पहला, वेरी फर्स्ट। कोई पूछेगा सवाई जय सिंह ने सबसे पहला जंतर मंतर कहां पे बनवाया था? कहां बनवाया था? दिल्ली। सबसे बड़े वाला जो जंतर मंतर है वो जयपुर वाला अपनी राजधानी में बनाएगा। लिख लो जयपुर, 2 नंबर लिखो जयपुर और आगे लिख दो बिगेस्ट, सबसे बड़ा। जयपुर वाला सबसे बड़ा। 3 नंबर बाद दुर्गादास जी की छतरी कहां पर है? उज्जैन। कहां पे? तीसरा लिखो उज्जैन। तीसरा कहां पर है? बात 2 आपके यूपी के अंदर बनाए गए, मथुरा और काशी। कहां कहां बनाए गए? मथुरा। काशी को आजकल बोलते हो वाराणसी, तो वाराणसी लिख लो, बनारस लिख लो, काशी लिख लो, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। काशी, वाराणसी या बनारस, जहां से भाई खुद चुनाव लड़ता है, भाई खुद उधर से चुनाव लड़ता है, तो वो जो आपके काशी है, वाराणसी या क्या कह दो बनारस। तो 5 कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कौन सा? दिल्ली। सबसे बड़ा कौन सा? जयपुर। और आपके एमपी में कौन सा हो गया? उज्जैन। और यूपी में 2 कौन कौन से हो गए? मथुरा और काशी। तो याद रह जाएंगे 5। इनमें जयपुर बड़ा सबसे अच्छा है, ऑब्वियस सी बात अपनी राजधानी में बनाएगा वो सबसे अच्छा होगा। 2010 में यूनेस्को ने कहा कि ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। ये भी इस आदमी की इंटेलिजेंस है क्या 300 साल बाद में भी दुनिया मान रही है कि यार उसने उस टाइम क्या क्या चीजें बना दी। उसका पूरा शहर जो है वो किसके अंदर आ गया? विश्व विरासत सूची में। उसका जंतर मंतर भी किसमें आता है? विश्व विरासत सूची। विरासत का मतलब इन चीजों को संभाल के रखनी है, ऐसी दोबारा नहीं बनेगी। तो लिखो 2010 ईस्वी में इन 2010 एडी 2010 एडी 2010 ईस्वी में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जंतर मंतर ऑफ जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची, जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जंतर मंतर ऑफ जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को इंक्लूडेड जंतर मंतर ऑफ जयपुर इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने। कब किया? 2010। किसमें किया? विश्व विरासत सूची में। किसको? जयपुर का अच्छा एक तो इसका नाम देखो, आप क्या नाम लिखा हुआ है? जंतर मंतर। जंतर मंतर नाम से तो ये लगता है इसे बंगाली जादू सिखाते हैं, है ना? कोई मंत्र सिखाते होंगे, कोई जंतर जादू टाइप का कुछ सिखाते होंगे ना। वास्तव में इसका नाम है यंत्र मंत्र। नाम क्या इसका? एक तो मैंने कहा था कि अपने वालों से यह तो बोलना ही नहीं आता अपने को, तो यह को अपने बोलते थे जय। क्या बोलते? बंदे का नाम होना चाहिए यशवंत, अपने कहते हैं जसवंत। जसवंत बोलते हैं अपने, जसवंत नाम ही नहीं होता एक्चुअली। हिंदी वाला जो नाम होता है वो तो क्या होता है? यशवंत। अपनी भाषा में यह था ही नहीं, है कि जगह क्या था? जय। वो तो है ना कि यज्ञ के अंदर जो बैठता है उसको बोलते हैं यज्ञमान। क्या बोलते हैं? यज्ञमान। अपने कहते हैं जजमान, हमारा जजमान है। जजमान क्या शब्द होता है? वो शब्द होता है यज्ञमान। जो यज्ञ का मान करे वो आदमी कौन है? यज्ञमान। पर अपने उसका क्या बना लिया? जजमान। तो वैसे यंत्र का अपने क्या बना दिया? तो यंत्र, यंत्र का मतलब समझ गए? उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, मशीन। मशीन हो गया। मंत्र का मतलब था काउंटिंग। मंत्र का मतलब क्या था? काउंट करना, कुछ गिनना। तो यंत्र मंत्र का मतलब क्या हुआ? कि काउंट करने की मशीन। क्या काउंट करने की मशीन? कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य से टाइम कैसे नापोगे, चांद से टाइम कैसे नापोगे, पानी से टाइम कैसे नापोगे, आपका वायु दाब कैसे नापा जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों की दिशा कैसे नापी जा सकती है। ऐसे खूब सारे यंत्र रखे हुए। और सवाई जयसिंह कितना इंटेलिजेंट था इस बात का पता तब चलता है जब आप भले एमएससी मैथमेटिक्स हो, भले एमएससी फिजिक्स हो, और उसके बावजूद जंतर मंत्र की एक भी मशीन आपके समझ नहीं आती। कि आप जंतर मंत्र जाओ तो आपके समझ में नहीं आता ये मशीन काम कैसे करती होगी। आपको गाइड को पूछना ही पड़ता है कि मशीन कौन सी है, कैसे काम करती है। तब लगता है कि आज के 300 साल पहले एक आदमी मशीनें बना के गया था। उस समय यदि कोई नोबेल पुरस्कार मिले होते तो फिजिक्स के सारे नोबेल सवाई जयसिंह अकेला जीत जाता। इतना इंटेलिजेंट आदमी रहा था वो। आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में आज भी है ना, गांव के अंदर पूछ ले, गांव में पंडित जी पहले दिन आगे बता के जाते हैं कि काल ग्रहण है, कल क्या होगा? ग्रहण, कल ग्रहण होगा। पंडित जी ऐसी जानकारी देते हैं। मंदिरों से कहा जाता है कल ग्रहण है भाई, घरों के अंदर रहे, बाहर ना निकले ग्रहण के टाइम में, दान पुण्य करें। तो पंडित जी को पूछा जाए दान पुण्य क्यों करें ग्रहण के दिन? तो पंडित जी कहते हैं धरती पे बाहर है, धरती पे बाहर बढ़ गया इसलिए छाया पड़ती है धरती पे, इसलिए सबको क्या करने चाहिए? दान पुण्य। तो कोई पंडित जी से अगला सवाल पूछ ले कि पंडित जी दान पुण्य किसको देंगे बाहर उतरे?
पंडित जी ने कहा मैं हूं ना, मेरे से अच्छा तो कौन होगा जिसको आप दान पुण्य दोगे। और भले हम इस बात पे कितने भी हंसे, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रगति के दौर में, इस साइंटिफिक एरा में, इस 21वीं शताब्दी में भी आपकी और मेरी मम्मियां सब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे दान बांटती है। और हम ऐसा मानते हैं कि धरती पे भार बढ़ गया और भार क्या हो जाएगा, कम। जबकि आज के 300 साल पहले एक आदमी बता रहा था कि भाई साहब भार नहीं बढ़ा, ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, इसलिए छाया पड़ने लग जाती है और कुछ ही नहीं होती है। तो इंटेलिजेंट बंदा तो था। आज आप गूगल पे जाके चेक करेंगे कि जयपुर वाले जंतर मंत्र में कौन कौन सी मशीनें रखी हुई है, देख के नहीं यहाँ पर गूगल पे तो चेक कर ही सकते हैं। आपको यंत्रों के नाम मिलेंगे, नाभि वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, रामप्रकाश यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, दिगंतास यंत्र, उनतास यंत्र, और सब में देखना हो क्या क्या काम करती है। कल मैं चेक करूंगा कौन कौन लिख के लाए, कर लोगे तो चलो आगे लिखो। साहित्य लिटरेचर। अच्छा, अभी जो अपने बात कर रहे हैं कि भाई इसमें ये रखा हुआ, आपके मशीनें रखी हुई है, ये सारी ज्यादातर चीजें किससे संबंधित होगी, ज्योतिष। भाई आपने ज्योतिष में आता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जिसको आजकल आप फिजिक्स एंड साइंस बोलने लग जाते हो, उस टाइम अपने इसी को क्या कर लिया करते थे, ज्योतिष। वो ज्योतिष के अनुसार इसको कर लिया करते। तो सवाई जयसिंह ने खुद ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है जयसिंह कारिका। क्या नाम बुक का, जयसिंह कारिका। और ये ज्योतिष की किताब है, ज्योतिष ग्रंथ। कौन से सब्जेक्ट का ग्रंथ है, तो कोई पूछे भाई जयसिंह कारिका किसने लिखी थी, तो किसने लिखी, सवाई जयसिंह ने। और उसका नाम वो किस सब्जेक्ट का ग्रंथ है, लिख लो। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। ही रोट एन एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट लिखो, एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट नेम्ड जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। ही रोट एन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट नेम्ड जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। ही रोट एन एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट नेम्ड जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। अच्छा, सवाई जयसिंह के टाइम में मुगल बादशाह कौन रहा था, एक लंबे टाइम मुगल बादशाह रहा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के इसके आपस में ठीक बना करती थी, मराठों के साथ समझौते ये करवा रहा था उसके। तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था जी जे मोहम्मद शाही। क्या नाम था बुक का, बताओ देखे, दोबारा बताओ देखे। जी जे मोहम्मद। जीज का मतलब होता नक्षत्र। जीज का मतलब क्या होता है, अरबी, अरबी का शब्द, इसका मतलब होता है नक्षत्र। इसका मतलब इसने नक्षत्रों की एक बुक लिखी, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पे लिखी, इसलिए नाम क्या हो गया, नक्षत्र होते हैं राहु केतु, ये जो शुक्र बुध, कई बार अपने ज्योतिष वाले कहते हैं, वो कहते तेरा मंगल नीच है, गुरु प्रबल है। वो जो नक्षत्रों वाली जो बात बताने वाली कोई किताब इसने लिखी, वो किताब कौन सी थी, जी जे मोहम्मद नक्षत्र सारिणी। क्या ये किताब, लिखो, जी जे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। तैयार करवाई इसने खुद नहीं लिखी, कई लोगों से मिलकर तैयार करवाई। जी जे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। एन एस्ट्रोलॉजी टेबल नेम्ड जी जे मोहम्मद शाही वॉज प्रिपेयर्ड। वो प्रिपेयर करवाई थी इसने, या प्रिपेयर की, इसके निर्देशन में प्रिपेयर की गई, ये लिख लो, वॉज प्रिपेयर्ड। जी जे मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई थी। एन एस्ट्रोलॉजिक टेबल नेम्ड जी जे मोहम्मद शाही वॉज प्रिपेयर्ड। तो एक नक्षत्र सारिणी तैयार करवाई, उसका नाम क्या था, जी जे मोहम्मद शाही। खुद ने एक किताब लिख दी ज्योतिष की, उसका नाम क्या था, जयसिंह कारिका। लिखो, दरबारी विद्वान। देखो, अपने ज्यादातर जो शहर है वो राजाओं के बसाए में है ना, इसलिए राजाओं के नाम पे ही पड़े वो शहर। कि अपने कहते जयपुर किसने बसाया, जय सिंह। उदयपुर किसने बसाया, उदय सिंह। जोधपुर किसने बसाया, जोधा। बीकानेर किसने बसाया, बिक्का। गंगानगर किसने बसाया, गंगा सिंह। सब यूं है। जैसलमेर किसने बसाया, जैसल। कोई ना कोई राजा के नाम पे। इसलिए किसी भी शहर के अंदर जाओगे तो वहां पे राजाओं की मूर्तियां हैं, है ना। एक कॉमन बात बताओ देखे मुझे, राजाओं की मूर्तियों में क्या है, मोटे मोटे घोड़े पे होगी, ज्यादातर राजाओं की मूर्तियां किस पे होगी, हाथों में क्या होगी उनके, तलवार, भाला, कोई ना कोई हथियार होगा। आप सवाई जय सिंह की मूर्ति देखना, उसमें सवाई जय सिंह खड़े और हाथ में किताब है, हाथ में। वो दिखाता है कि वो इंटेलिजेंट है। युद्ध सारे लोगों ने लड़े होंगे, पर कोई किताबें पढ़ने वाला भी इस दौर के अंदर आदमी हुआ था, तो वो आदमी कौन है आपका, स्टेच्यू सर्किल। जिसको आप स्टेच्यू सर्किल बोलते हो, वो सवाई जय सिंह की स्टेच्यू है। उस स्टेच्यू की वजह से उसका नाम क्या पड़ा वहां पे, स्टेच्यू सर्किल। सवाई जय सिंह खड़े हैं, कोई घोड़ा हाथी कुछ भी नहीं है, उनके एक हाथ में किताब ली हुई। तो किताब पढ़ने वाला राजा, किताब लिखवाने वाला कोई राजा हुआ था, तो वो राजा कौन था अपना। और किताबें भी कौन से सब्जेक्ट की, साइंस। भाई बाकी राजाओं ने किताबें अपनी हिस्ट्री की लिखवा ली, लेकिन कोई बंदा साइंस पे किताबें लिखवा रहा था, तो वो बंदा कौन था, समझ, दरबारी विद्वान। लिखो, अभी मैंने बताया अश्वमेध यज्ञ करने वाले पंडित जी कौन थे, पुंडरीक रत्नाकर। लिखो, कौन से राजा के दरबार में, जयसिंह। इसलिए किताब का नाम लिखा जयसिंह कल्पद्रुम।
सवाई जय सिंह के दरबार में सबसे इंटेलिजेंट जो आदमी थे उनका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने मैथमेटिक्स की बड़ी शानदार शानदार किताबें लिखी थी। बुक का नाम है सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। कौन कौन सी दो बुक के नाम बताओ देखे? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। किसने लिखी दोनों? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ मैथमेटिक्स के अच्छे विद्वान थे। अपने मैथमेटिक्स में एक जो पोर्शन होता है उसको आप बोलते हो ज्योमेट्री। क्या बोलते हो? जिसको अपने हिंदी मीडियम वालों ने कहा होगा रेखा गणित। रेखा गणित जिसको कहते हैं। इस रेखा गणित का जो पिताजी माना जाता है उस आदमी का नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है कि ज्योमेट्री का पिता यदि कोई बंदा है तो वो बंदा कौन है? क्योंकि यूक्लिड ने पहली बार ज्योमेट्री की बुक लिखी थी, इसलिए उस बुक का नाम ही पड़ गया यूक्लिड ज्योमेट्री। बुक का नाम क्या हो गया? उसने लिखी थी लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी? बाद में उसका फारसी में अनुवाद हो गया। कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया? पर्शियन। उसका संस्कृत में ट्रांसलेशन जिस आदमी ने किया तो आदमी कौन है? तो कौन सी किताब का? यूक्लिड ज्यामिति। कौन सी किताब? यूक्लिड। इंग्लिश में कहते बोले यूक्लिड ज्योमेट्री। इस यूक्लिड ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद करने वाला बंदा कौन है? लिख लो। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत। अगले बंदे का नाम लिखो केवल राम। उसने कहा और कोई नहीं, केवल। अच्छा, छोटी क्लासों के अंदर एक बुक और पढ़ी हो, एक वो ध्यान दिया होगा आपने, 9th 10th क्लास में वो निकालते लोग 9 का मान, लोग 10 का मान, ऐसे लोग टेबल नहीं थे? लोग 10, लोग 4, लोग 5 यूं निकालते। तो लोग टेबल वाली बुक जो थी उसका नाम था लोगोरिथम। बुक का नाम ही क्या था? फ्रेंच बुक थी वास्तव में। थी कौन सी बुक थी? फ्रेंच। फ्रेंच का बाद में ट्रांसलेशन हो गया था फारसी में। फारसी से कोई संस्कृत में ट्रांसलेशन कर रहा था, तो वो अपना बंदा कौन था? क्या नाम था? लिख लो। लोगोरिथम का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड लोगोरिथम इन संस्कृत। लोगोरिथम का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड लोगोरिथम इन संस्कृत। फिर एक बंदा था, उसका नाम था नयन चंद्र मुखर्जी। बंगाली ब्राह्मण थे एक। ये मुखर्जी चटर्जी सारे के सारे कौन होते हैं? बंगाली। बंगाली ब्राह्मण थे सारे। इनके साथ भी अजीब ही हुआ। ये बंगाली ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को कहते हैं उपाध्याय। क्या कहा जाता है? तो इनके नाम थे चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से इतने बड़े नाम नहीं लिए जाते। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अंग्रेजों ने इनके नाम शॉर्ट किए। उनका चट्टोपाध्याय को बोलेंगे चैटर्जी, मुखोपाध्याय को बोलेंगे मुखर्जी, और बंदोपाध्याय क्या बोलेंगे? बैनर्जी। तो ये बैनर्जी, चैटर्जी, मुखर्जी ये अंग्रेजों के हुए, ये नाम नहीं होते। नाम होना चाहिए ममता बंदोपाध्याय। अब तो क्या ममता बनर्जी है? ममता बनर्जी नहीं, नाम क्या होना चाहिए? ममता बंदोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पर चट्टोपाध्याय का हमने कर लिया चैटर्जी, मुखोपाध्याय का क्या कर लिया? मुखर्जी। तो ये नाम क्या होता है वास्तव में? नयन चंद्र मुखोपाध्याय। और मुखोपाध्याय का क्या बना दिया? वो तो अंग्रेजों के उस टाइम में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ। तो अंग्रेजों से सुरेंद्रनाथ भी नहीं बोला जाता था। अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को बोलते सरेंडर नोट। तो उस समय भारत का बड़ा नारा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंदोलन करते तो बाद में वो अंग्रेजों के ऑफिस में जाते और अंग्रेज कहते सरेंडर नोट बनर्जी, दिस इज नॉट गुड, सरेंडर नोट बनर्जी। तो लोगों को बड़े मजे आते उस लैंग्वेज में। फिर लोगों ने नारे लगाने शुरू किए थे कि एक आदमी बोलता सरेंडर नोट, दूसरा कहता बनर्जी, सरेंडर नोट बनर्जी। अब इसका हिंदी होगा कि बनर्जी तुम झुकना नहीं, बनर्जी तुम, हमारा बनर्जी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो अंग्रेज जैसे उसको जाकर सरेंडर नोट बनर्जी, यस नोट सरेंडर, बनर्जी कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। तो वैसे ये मुखर्जी नहीं है भाई, क्या नाम है? मुखर्जी। और एक अरबी बुक थी, उस अरबी बुक का नाम था उक्कर। क्या नाम था? इस उक्कर का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया था। देखो, उक्कर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड एन अरेबिक टेक्स्ट उक्कर इन संस्कृत।
उक्कर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड एन अरेबिक टेक्स्ट उक्कर इन संस्कृत। उक्कर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया था। ही ट्रांसलेटेड एन अरेबिक टेक्स्ट उक्कर इन संस्कृत। अच्छा, फिर अपने को लगता है कि यार इतनी किताबों का संस्कृत में अलग अलग भाषा की किताब, कोई फारसी किताब है, कोई फ्रेंच बुक है, कोई लैटिन की बुक है, कोई अरबी की बुक है, लाए कहां से? तो दो बंदों की ड्यूटी इस बात के लिए लगाएगी, तो तुम तो केवल विदेश जाओ और विदेश से किताबें ले लेके आओ। उन दो बंदों के नाम थे मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ। क्या क्या नाम बताओ देखे? मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ। लिखो नाम, मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ। आगे लिख लेना, इन दोनों के आगे एक साथ लिख लो। इन्हें विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था। दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स। इन्हें विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था। दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स। इन्हें विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था। दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स। विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा गया था। दे वर सेंट टू कलेक्ट फॉरेन बुक्स। विदेशों से क्या लेने के लिए भेजा गया था? पुस्तकें लाने के लिए। अब लिखो इसके बाद चित्रकला। बंदे ने कोई फील्ड ही नहीं छोड़ा जिधर योगदान नहीं दिया होगा। पेंटिंग्स, चित्रकला कि आर्किटेक्चर पढ़ा हमने, खुद की किताबें पढ़ी, कोड स्कॉलर्स पढ़े। अब इसके बाद क्या लिख लो? चित्रकला। सुनना देखो, चित्रकला के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, उस डिपार्टमेंट का नाम था सूरत खाना। क्या नाम था डिपार्टमेंट का? ये 2013 वाले में क्वेश्चन भी था, सुन लो एक बार बातें फिर एक साथ लिख लेंगे। खाना का तो मतलब होता है डिपार्टमेंट। खाना का मतलब क्या होता है? इसलिए डाक विभाग को आप क्या बोलते हो? दवा विभाग को आप क्या बोलते हो? वैसे चित्रकला का जो विभाग होगा उसका नाम क्या हो गया? चित्र। चित्र किसके बनेंगे? चेहरे। तो चेहरे, चेहरे को बोलते हैं सूरत, उसकी सूरत ऐसी है, तो ये नाम क्या हो गया इसका? सूरत खाना। तो मुझे याद है 2013 में क्वेश्चन था कि सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम बताइए। क्या नाम था? सूरत खाना। लिख लो, सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप ए पेंटिंग डिपार्टमेंट नेम्ड सूरत खाना। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप ए पेंटिंग डिपार्टमेंट नेम्ड सूरत खाना। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। ही सेट अप ए पेंटिंग डिपार्टमेंट नेम्ड सूरत खाना। सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। अब लिखो भाई, सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जय सिंह। और किसी राजा के आपने सामाजिक सुधार नहीं पढ़े? ये बंदा इस मामले में भी खूब आगे था। इसने क्या करवाए? सामाजिक सुधार करवाए। सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सवाई जय सिंह। वैसे भी जब सवाई जय सिंह की आर्किटेक्चर एंड ये सब पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि यार एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। उस टाइम बड़ा फील देता है बंदा ना कि यार उस टाइम साइंटिफिक काम करवा रहा था। सामाजिक सुधार पढ़ने के बाद तो लगता है कि किडनी गुर्दे सब खरीद लेगा ये आदमी कि उस टाइम यार इतनी आगे की बात सोच रहा था। भारत में सती प्रथा पे रोक लगी थी 1829। कब लगी थी? 1829 में, जब राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे क्या लगा दी? रोक। उससे 100 साल पहले जयपुर में बंद कर ली थी इसने। सती प्रथा को जयपुर में किसी राजा ने कंट्रोल किया था, तो वो राजा कौन था? देखो, सती प्रथा को नियंत्रित किया था। ही कंट्रोल्ड सती प्रैक्टिस। सती प्रथा को नियंत्रित किया था। ही कंट्रोल्ड सती प्रैक्टिस। सती प्रथा को नियंत्रित किया था। ही कंट्रोल्ड सती प्रैक्टिस। भारत में चाइल्ड मैरिज जो होती है, इस पे रोक लगी थी 1929। कब लगी थी? 1929, जब अपने अजमेर के एक बंदे थे हरविलास सारदा। क्या नाम था? जो बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, आर्य समाज के बहुत अच्छे नेता हुआ करते। हरविलास सारदा ने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि बाल विवाह पर रोक लगाई जाए। उसके आधार पर अंग्रेजों ने रोक लगाई, इसलिए एक्ट का नाम ही था सारदा एक्ट। क्या नाम था? ये सब बातें किस साल के? 1929, 1929। उससे 2 साल पहले जयपुर में रोक लग गई थी। तो जयपुर में बाल विवाह पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? देख लो, बाल विवाह को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल्ड चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह को नियंत्रित किया। ही कंट्रोल्ड चाइल्ड मैरिज। भारत में विडो रीमैरिज जो होती है, इसको कानूनी अनुमति दी गई थी, लीगल मतलब परमिशन दी गई थी 1856। कब दी गई थी? 1856 में भारत में विधवा विवाह को परमिशन दे दी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने एक नेता हुआ करते, उन्होंने आवाज उठाई। लॉर्ड कैनिंग अपने भारत का गवर्नर जनरल था और कैनिंग ने साइन कर दी। कैनिंग ने कहा कि हाँ साहब ठीक है, विडो रीमैरिज होनी चाहिए, हम इसको लीगल परमिशन देते हैं। ऐसा होगा तो किसी खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राजस्थान में या जयपुर के अंदर ये प्रैक्टिस जो थी 1700 समथिंग में हो गई थी कि ये किया जाना चाहिए, इस प्रकार की कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। तो कौन से विवाह को प्रमोट कर रहा है ये आदमी? देख लो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। तो सोशल रिफॉर्म ही तो ये साहब ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया।
अगली बात सुन के तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा यूं। अभी तक भी भारत में वैसी चीजें नहीं है, ये उस टाइम कर गया था। लिखो, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज। इसने तब कह दिया था कि जा सिमरन, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ही प्रमोटेड इंटरकास्ट मैरिज। आप अभी भी घर वालों को जाके कह दो तो घर वाले उल्टा लटका के सूंत ले ऊपर से, चमड़ी छोड़ दे। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अगली बात और पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा अरे सर हम तो फैन नहीं, इस आदमी कूलर और एसी दोनों बन जाएंगे। इस आदमी ने तब कहा था कि जितने भी बाबा जी है ना, बाबा जी जो बन के घूम रहे, उनको कहा था ब्याह कर लो। मैं जानता हूं तुम्हारे में कई आसाराम है, कब कांड कर जाओगे उसका कोई भरोसा, इसलिए प्लीज ब्याह करो और गांव में बैठ के रहो। आजकल को बाबा दिख गया तो देख लेना। लिखो, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। He encouraged saints for spend family life. साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। He encouraged saints for spend family life. तो कई बाबाओं ने कहा कि यार ले तो लिया था सन्यास, लेकिन बाद में समझ में है कि नहीं यार ये दुनिया ये महफिल काम की, तो जीव तो पूरा घर गृहस्थी के अंदर ही पड़ा हुआ था अपना भी। तो यार ब्याह करना तो है, हमें भी फैमिली लाइफ बितानी। हम देखते हैं यार बाकी लोग आराम से पति पत्नी बच्चों के साथ में खुशी खुशी रहते, तो हमारे भी रहता ही है कि यार ब्याह कर ले। पर अब यदि ब्याह कर लेंगे तो गांव वाले गांव में रहने नहीं देंगे। गांव वाले कहेंगे अच्छा पहले तो बाबा बना था, अब बुढ़ापे में जाके ब्याह कर रहा है। तो उसने कहा कि मत चिंता करो, मैं तुम्हारे लिए अलग गाँव बसा दूंगा। ऐसे जो बाबा होंगे जो पहले संत बन गए थे, अब क्या शुरू कर रहे हैं अपनी फैमिली, तुम्हारा गांव भी अलग से होगा। पहले तुमने वैराग्य धारण कर लिया था। क्या धारण कर लिया था? अब तुम गृहस्थ आश्रम में आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे गांव का नाम ही होगा विरागपुरा। क्या नाम होगा? तो मथुरा के पास पूरा गांव बसाया था विरागपुरा। कौन सा गांव बसाया? लिख लो, इसी लाइन में कंटिन्यू करना। इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया था। इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया था। विरागपुरा विलेज वॉज फाउंडेड फॉर देम नियर मथुरा। विरागपुरा विलेज फॉर फाउंडेड फॉर देम नियर मथुरा। इनके लिए मथुरा के पास विरागपुरा नामक गांव बसाया। इसी लाइन में लिख लेना ना ऊपर वाली में। तो देख लो, इस आदमी को तब भी पता था कि इनमें से कई जप नाम करते हैं, है ना, कई बॉबी देओल है ये। अगली बात और जोरदार, यहाँ पे जब अश्वमेध यज्ञ करवाने लगे तो अश्वमेध यज्ञ में पंडित जी बुलाए। मैंने बताया था भारत के सारे पंडित जी बुलाए। सारे पंडित जी आए, इसने कहा बैठो पंडित जी, और बैठ के और मंत्र बोलो। पंडित जी ने कहा राजा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैंने चारों वेद पढ़ रखे हैं, इसने 2 ही वेद पढ़े हैं, इसके साथ बैठूंगा मैं चतुर्वेदी हूँ, द्विवेदी के साथ में नहीं बैठूंगा। और ब्राह्मणों में आपस में भयंकर वाला भेदभाव, कोई ब्राह्मण कहे मैं चौबे, कोई कहे मैं तिब्बे, कोई कहे दुबे, दुबे कहे तिब्बे के साथ नहीं बैठूं, तिब्बे कहे चौबे के साथ नहीं बैठूं। सवाई जैसे ने कहा कि पंडित जी, हिंदुओं की सिरमौर जाति मानी जाती है ब्राह्मण। हिंदुओं की पूरी जिम्मेदारी किस जाति पे है? ब्राह्मणों पे। और ब्राह्मण आपस में लड़ेंगे तो बाकी हिंदुओं को क्या सिखाएंगे? ब्राह्मणों में आपस में जब इतना भेदभाव होगा तो बाकी लोग भेदभाव क्यों ना करेंगे? पंडित जी आप एक जजम पे बैठोगे, आप सब एक साथ बैठोगे, बाकी लोगों को सलाह दे पाओगे कि मनुष्य मनुष्य समान और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसलिए आपका भेदभाव तो दूर करो। तो ब्राह्मणों का आपसी भेदभाव दूर करने वाला कोई राजा था, तो वो कौन था? देखो, ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। ही एबोलिश्ड इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन अमंग ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। ही एबोलिश्ड इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन अमंग ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। याद रह जाएगी बात। अब कोई पूछे भाई सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार बताओ, तो बता सकते हो? बाकी सारे काम ही ढंग के किया। तो अश्वमेध यज्ञ वाला एक कांड हो गया था, भाई वैसा क्या ही करना था, क्यों करना था? नहीं करते तो कौन सा सवाई जयसिंह की महानता कम होती? यदि हम इसमें अश्वमेध यज्ञ को हटा दें तो क्या सवाई जयसिंह को आप कह सकते हो कि नहीं सर अच्छा राजा नहीं हुआ और सब अश्वमेध यज्ञ की वजह से अच्छा हो गया? नहीं, हम देखते हैं कि पॉलिटिकली वो कितना मेच्योर है, कितना कनिंग बंदा है वो, कि सब जगह उसने अपने हिसाब से बैलेंस करके रखा, अपने हिसाब से मैनेज करके रखा। कल्चरल तो हम पढ़ते हैं तो भी जीव सो रहा होता है कि यार राजा किन किन फील्ड के अंदर सोच लिया करता था। सोशल रिफॉर्म वाली बातें जब पूरा भारत नहीं सोच रहा था, उन दिनों में कोई एक बंदा सोच रहा था। वो कौन सोच रहा था? सवाई जयसिंह। या तो अश्वमेध यज्ञ वाला एक कर गए, वो भगवान जाने किसके कहने पे कर दिया, या बाद में एक लफड़ा ये हुआ कि देवारी समझौते में सवाई जयसिंह कह के आया कि मैं चंद्र कंवर के बेटे को राजा बनाऊंगा। चंद्र कंवर का बेटा था माधो सिंह। कौन था? लेकिन बाद में इसकी एक रानी और थी, सूरज कंवर। वो चंद्र कंवर है तो सूरज कंवर भी तो होनी चाहिए ना कोई। सूरज कंवर के एक बेटा और उस बेटे का नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? और बड़ा ईश्वरी सिंह था। और सवाई जयसिंह मरते मरते माधो सिंह को राजा नहीं बना के गया। राजा किसको बना गया? और ये लड़ाई आगे चल के बहुत भयंकर साबित हुई, न केवल जयपुर के लिए बल्कि बाद में पूरे राजस्थान के लिए भयंकर साबित हो गई थी। मराठों को यदि राजस्थान में ढंग से घुसने का मौका मिला था इस लड़ाई से।
वरना जब तक सवाई जय सिंह जिंदा रहा था उसने मराठों के यूं राजस्थान में ढंग से कभी घुसने नहीं दिया उनको, कि मराठे देखो बूंदी में मराठों से चला चला के पंगा ले रहा है। वो मराठों कह रहा है कि नहीं मैं दलेल सिंह को राजा बनाऊंगा, और जब तक वो जिंदा रहा था उसने राजा किसको बना के रखा था? दलेल सिंह। मराठे मर गए थे लेकिन उमेद सिंह को राजा नहीं बना पाए। यहाँ पर जयपुर में कभी हाथ नहीं लगा पाए, जयपुर से कभी चौथ ले जाए और ले जाए। बाकी राजाओं को भी हुरड़ा सम्मेलन वो तो बेचारा इकट्ठा कर ही रहा था, रामपुरा में वो तो लड़ने के लिए गए, बाकी राजा नहीं गए, तो ये बाकी राजाओं की गलतियां। सवाई जय सिंह ने पूरे प्रयास की, पर यहाँ जाते जाते राजा बना गए किसको? ईश्वरी सिंह। जो कि बनाना किसको था? लाइन चेंज करके लिखो। देबारी समझौते के अनुसार अकॉर्डिंग टू देबारी पैक्ट, देबारी समझौते के अनुसार अकॉर्डिंग टू देबारी पैक्ट, चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह जयपुर का राजा होना चाहिए था। चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह जयपुर का राजा होना चाहिए था। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर शुड बी किंग ऑफ आमेर या शुड बी किंग ऑफ जयपुर। चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह जयपुर का राजा होना चाहिए था। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर शुड बी किंग ऑफ जयपुर, शुड बी किंग ऑफ जयपुर। लेकिन सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बना दिया था। बट सवाई जय सिंह कोरोनेटेड ईश्वरी सिंह, लेकिन सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया था। बट सवाई जय सिंह कोरोनेटेड ईश्वरी सिंह। अतः इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष समझ गए? अतः इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। सो सक्सेशन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन टू ब्रदर्स। अतः इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। सो सक्सेशन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन टू ब्रदर्स। तो अगला राजा लिखो भाई ईश्वरी सिंह। कौन अगला राजा बताओ देखे? ईश्वरी सिंह। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। अपने टोंक में एक जगह पड़ती है राजमहल, कौन सी जगह? लिखो राजमहल का युद्ध, बैटल ऑफ राजमहल। और एक बार जैसा मैं उतारूं वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। उतार लिया? आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपने। किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। मेवाड़ वालों का भांजा कौन है? माधो सिंह। तो ऑब्वियस सी बात है मेवाड़ वाले किसका साथ देंगे? माधो सिंह। तो मेवाड़ से कौन है साथ देने के लिए? जगत सिंह सेकंड। बूंदी में दो बंदे लड़ रहे थे, उमेद सिंह और दलेल सिंह। सवाई जय सिंह राजा किसको बना रहा था? दलेल सिंह। जयपुर में सवाई जय सिंह किसको बना के गया? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह भी किसका सपोर्ट करेगा वहां पे? दलेल सिंह। तो उमेद सिंह किसका साथ देगा? ईश्वरी सिंह। उल्टा देगा तो किसका देगा? माधो सिंह। भरतपुर में मोहकम सिंह बदन सिंह की लड़ाई थी, सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? बदन सिंह। तो बदन सिंह यदि इस युद्ध में किसी का साथ देगा तो किसका देगा? ईश्वरी सिंह। क्योंकि बदन सिंह सवाई जय सिंह का बंदा कौन है इधर? आपका ईश्वरी सिंह। तो बदन सिंह ने कहा कि भाई सवाई जय सिंह ने मेरी सहायता की थी, तो बदन सिंह ने अपने बेटे को भेजा। बेटे का नाम क्या है?
और कहा भाई तू सवाई जय सिंह के बेटे की सहायता कर गया। सवाई जय सिंह कौन से बेटे को राजा बनाना चाहता है? ईश्वरी सिंह। तो भरतपुर वाले किसकी सहायता कर लिया आगे? ईश्वरी सिंह। बूंदी वाले आए तो कोटा वालों को अपने साथ लाए, तो कोटा का कौन आ गया? दुर्जन शाह। मराठों का कोई दीन धर्म ईमान था नहीं, मराठों को जो पैसे दे दिया करता उनकी तरफ से लड़ लिया करते। इस बार मराठों को पैसे किसने दिए? इसलिए मराठा किसकी तरफ से लड़ लिए? माधव। हालांकि थोड़े बहुत मराठा ईश्वरी सिंह की साइड भी थे। मराठों को कोई दीन धर्म नहीं था, लुटेरे थे इस मामले में साफ साफ, जो उनको रुपए दिया करता उसकी तरफ से लड़ा करते थे। अब बताओ जिताएं किसको? माधव सिंह को। लिखो ईश्वरी सिंह जीत गया, उसका नाम ईश्वर है यार। ईश्वरी सिंह जीत गया, ईश्वरी सिंह वॉन दिस बैटल। मतलब मैं यूं पूछ रहा हूं किसको जिताया? आप क्या हो रहे हो? अच्छा माधव सिंह को जिताइए आज, तो जो जीता वो जीतेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ा जीतेगा। ईश्वरी सिंह जीत गया, मतलब नई हिस्ट्री लिखोगे तुम। ईश्वरी सिंह जीत गया, ईश्वरी सिंह वॉन दिस बैटल। बड़ा राजी हुआ, और इस जीत की याद के अंदर उसने एक पिलर बनवाया। इस पिलर का नाम रखा ईसर लाट। क्या नाम रखा? लाट। लाट का मतलब ही पिलर होता है, या इसी का एक नाम रखा गया सरगासूली। क्या नाम रखा गया? देखो इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, ईसर लाट का निर्माण करवाया गया था। ईसर लाट वाज कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन लिखना सरगासूली। जैसे विजय स्तंभ बना अपना चित्तौड़ वाला, वैसा वैसा ही है। विजय स्तंभ कौन से युद्ध में जीत के याद में? सारंगपुर। ये कौन सा युद्ध में जीत के याद में? राजमहल। कहा? जयपुर में, ये जयनिवास गार्डन के पास ही, चौड़ा रास्ता वाली रोड से जब, वही। इस जीत की याद में ईसर लाट का निर्माण करवाया गया। ईसर लाट का एक और नाम क्या बताओ? देखे 7 मंजिल का टावर है। कितनी मंजिल का है? लिख लो। यह है एक 7 मंजिला स्तंभ है। इट इज ए 7 फ्लोर पिलर। यह एक 7 मंजिला स्तंभ है। इट इज ए 7 फ्लोर पिलर। कितने मंजिल का है? 7 मंजिल। तो ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं भाई जीत की याद में बनवाया था, एक विजय स्तंभ है। वास्तव में क्या, ये विक्ट्री टावर है, क्योंकि जीत के बाद बनवाया गया। कई लोग कहते हैं ना, ईश्वरी सिंह की गर्लफ्रेंड इसके ठीक सामने रहती थी, इसलिए ईश्वरी सिंह यहां से चढ़ के गीत गाया करता था, सामने वाली खिड़की टाइप का। तो वो जो पिलर है, वो पिलर कौन सा आपका? अगला युद्ध लिखो इसके बाद। अपने जयपुर में एक जगह पड़ती है बगरू। कौन सा है? लिखो बगरू का युद्ध। बगरू कहां पड़ता है आपके? जयपुर में। सेम सेम उतार लो। अगले साल हुआ था, 1 साल का अंतर आ गया, बाकी लड़ने वाले लोग सेम है। बगरू का युद्ध, बैटल ऑफ बगरू। बगरू तो अपने जयपुर के पास ही एकदम है ना, इधर अजमेर साइड में जाते हैं, पहला टोल टैक्स बगरू ही है। वहीं से आते हो आप? बगरू से आते हो? ये भगवान, इतने दूर से। सर आप इधर पास में ही है, कितना 32 किलोमीटर तो है लगभग, 25 है। तो सुबह सुबह बस मिल जाती है, तो 5 बजे उठते हो, फिर घर पे 4:30 उठ जाते हो। क्या मेहनत करते हुए, तालियां बजाओ इनके लिए। अच्छा, ये कहीं करी, हम तो यहाँ पास में रहती फिर भी 4:30 उठती है ना। 4 आगे सीट लेनी होती इसलिए। चलो, ये सीट वाला तुम्हारे पता नहीं क्या है, अपनी सीट से प्यार होता है तुम्हें, इसलिए तुम यूं भागते हो, वरना कहीं बैठ जाओ क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, सब दिखता है, ये मन के वहम होते हैं। वो मेरा नहीं बताया एक बैच का, मैंने बताई उन्हें बात है। एक बैच B3 का बताया था मैंने दिन सीट कि कोरोना आया, सरकार ने कहा 50-50, 50% स्टूडेंट को लो, बताया था ना मैंने। तो मैं वो पीछे वाले स्टूडेंट को मैंने कहा भाई कल तुम आना, और आगे वालों को आगे तुम परसों, आधे एक दिन आएंगे, आधे एक दिन आएंगे। तो मैं अगले दिन क्लास में गया तो पीछे वाले पीछे बैठे थे, तो मैंने कहा आज तो भाई सीटें आगे की खाली, आज तो आगे। उन्होंने कहा नहीं सर, रहेंगे पीछे, हम पीछे वाले तो पीछे बैठेंगे। तो हमें, और ये कभी आप नोटिस भी करना कि मतलब स्टूडेंट जो एक जगह जिस जगह बैठने लग जाता है ना, वो वहीं बैठेगा। तो इधर उधर सीट चेंज करते, उसको खुद का जी नहीं लगता, उसको लगता है नहीं यार मैं वहां बैठता ज्यादा दिखता, वहां बैठता ज्यादा समझ में आता। तो ये मन के वहम है, बाकी दुनिया पितल दी है, ऐसा कुछ ही नहीं है। कहीं बैठो बोले। उतार लो फटाफट, सेम सेम ही तो लोग है। इस बार माधव सिंह को जिताओ भाई, लिखो इस युद्ध में माधव सिंह जीत गया। बराबर तो करो यार, एक है ना। इस युद्ध में माधव सिंह जीत गया, माधव सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में माधव सिंह जीत गया, माधव सिंह वन दिस बैटल। देखो जीत हार का मतलब ये होता था कि दुश्मन के सैनिक ज्यादा मरे, आपके सैनिक कम मरे, है ना। कई बार क्या, जब भी मैं कहता हूं जीत गया, इसका मतलब अगला बंदा समझता है उसने जयपुर पे कब्जा कर लिया ना। कब्जे कभी नहीं होते। कब्जा जो बाबर खान वागे जीता था, क्या राजस्थान पे कब्जा हो गया था? कब्जा करना बहुत अलग बात होती है, जीत हारे के अलग। भारत ने पाकिस्तान को 4 युद्ध हरा दिए, 48 में, 65 में, 71 में, 99 में। क्या पाकिस्तान पे कब्जा हमारा? इंच जमीन पे भी कब्जा उनकी नहीं।
कोई कब्जा नहीं है। तो कब्जे बहुत ही अलग चीज होती है, बहुत रेयर चीजें होती है जब कोई थोड़े बहुत जगह पे आपके कब्जे हो जाते हैं। बाकी जीत हार का मतलब होता है आपकी कैजुअलिटी कम और उनकी कैजुअलिटी ज्यादा। इस युद्ध के अंदर भी माधो सिंह के सैनिक कम मरे, ईश्वरी सिंह के सैनिक ज्यादा मरे। और अगले के जब सैनिक ज्यादा मरने लगते तो अगला कह देता भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ये वैसे ही बात होती। अब जब हार स्वीकार की तो हमारी बात भी मान, टेबल टॉक तो कर। तो अब टेबल टॉक पे तो अब क्या किया जाए? तो कहा भाई हिसाब तो ये कहता है कि पूरा जयपुरी किसका है? माधो सिंह का। पूरा जयपुर किसका है? माधो। पर पूरा नहीं तो आधा तो दे, पूरा नहीं तो माधो मांगे आधो, माधो मांगे ईश्वर देवे ना पाव। ईश्वर क्या नहीं दे रहा उसको? ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे पर ही दाव, ईश्वर की मर्जी चले तो पूरा दबा ले। मादा तो आधा ही मांग रहा था लेकिन ईश्वर पाव देने के लिए भी तैयार है। फिर यूं बार्गेनिंग भी नहीं, इतना ले देंगे इतना देंगे इतना देंगे। फाइनली कहा गया मैं 5 परगने दे दूंगा। कितने परगने दे दूंगा? तो इधर वाला पूरा साइड दिया था, ये मालपुरा, टोंक, फागी, ये फागी वाला ये जो इलाका है इधर वाला, ये इसको 5 परगने दे दिए गए थे। लिखो माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। 5 परगनास वर गिवन टू माधो सिंह। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। 5 परगनास वर गिवन टू माधो सिंह। कितने परगने दिए गए? अच्छा, बूंदी में सवाई जय सिंह किसको सपोर्ट कर रहा था? दलेल सिंह। मराठे किसका सपोर्ट कर रहे थे? उमेद सिंह। सवाई जय सिंह मर गया तो सवाई जय सिंह किसको बना के गया अपने यहाँ पे? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह भी वहां किसको सपोर्ट कर रहा है? दलेल सिंह। मराठे किसका कर रहे हैं? उमेद सिंह। अब की बार मराठे उमेद सिंह जीत गए तो ईश्वरी सिंह को कहा एक बात ये कि आज के बाद तो बूंदी में दलेल सिंह को सपोर्ट ही नहीं करेगा। और जैसे अब जयपुर वाला को सपोर्ट दलेल सिंह को नहीं मिलेगा तो फिर दलेल सिंह राजा कैसे बनेगा? इनके दम पे कूद रहा था। तो बूंदी का राजा किसको मान लिया गया? उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को कहां का राजा मान लिया गया? बूंदी का राजा मान लिया गया। अब और क्या किया जाए इसके बाद में? तो मराठों ने कहा रुपए दे, ईश्वरी सिंह को रुपए ला। तो उसने मैं किस बात के दूं? तुम माधो सिंह की तरफ से लड़े थे, माधो सिंह से ले लोगे, वो तो ले लिए पर लड़े तो तेरे चक्कर में ही थे। तू लड़ाई ना करता तो इतनी दूर हमें आना ही क्यों पड़ता? और ये मराठों की सीधी ट्रिक थी। मराठे एक भाई का साथ लेके उससे पैसे लेते, दूसरे भाई को हराते, फिर उससे भी लेते। युद्ध हार जाना क्या लेते? वॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन दे, हमें कंपनसेट कर। फिर थोड़े दिनों बाद जिस भाई को हराया था उसको जाकर पैसे दे, हम तेरी तरफ से लड़ लेंगे। उसकी तरफ से लड़ते, दूसरे वाले को हराते, फिर उससे पैसे लेते। ये लूटपाट ही तो हिसाब साफ और क्या है? तो लिखो मराठों को युद्ध हार जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वॉज गिवन टू मराठास। मराठों को युद्ध हार जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वॉज गिवन टू मराठास। मराठों को क्या दिया गया? युद्ध हार जाना। वॉर कंपनसेशन वॉज गिवन टू मराठास। क्या दिया गया मराठों को? युद्ध हार जाना दिया गया। अब मराठों को खूब सारे रुपए मांगे, खूब सारे रुपए मांगे। ईश्वरी सिंह खरीदते तो आई नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वैसे तो हम सीधे आदमी है, तू डाउन पेमेंट दे दे, बाकी किस्तों में दे दे। ये बार डाउन पेमेंट जमा करा दे, बाकी क्या दे देना किस्त। तो उसने 48 में डाउन पेमेंट दे दिया। अगले साल आए किस्त ले गए 49 में, 49 में, 50 में वापस आए किस्त लेने के लिए। उस साल अपने अकाल पड़ा हुआ था। उन्होंने ईश्वरी सिंह को कहा किस्त दे, तो उसने कहा है नहीं, अगले साल ले जाना, 2 साल की एक साथ ले जाना। मराठों ने कहा 3 दिन का टाइम है, या तो दे दे वरना जयपुर को लूटेंगे। क्या करेंगे? जयपुर को। और ईश्वरी सिंह को लगा कि यार कभी मेरे पिताजी ने इन मराठों को जयपुर की तरफ घुसने नहीं दिया था। जयपुर छोड़ो, राजस्थान में भी घुसते थे तो मेरे पिताजी इनसे चला चला के पंगे लेते। थोड़े दिन पहले मैंने खुद ने इन मराठों को राजमहल के युद्ध में भगा भगा के मारा। आज क्या बुरे दिन आए हैं कि जयपुर में बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं कि 3 दिन में रुपए दे वरना तो हम जयपुर को लूट लेंगे। वो सुसाइड कर गया। तो मराठों ने युद्ध हार जाने के लिए परेशान किया, इसलिए कौन से एक राजा ने सुसाइड कर लिया था? कौन राजा था? लिखो मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हार जाने के लिए परेशान किया। मराठा टॉर्चर्ड ईश्वरी सिंह फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हार जाने के लिए परेशान किया। मराठा टॉर्चर्ड ईश्वरी सिंह फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हार जाने के लिए परेशान किया। मराठा टॉर्चर्ड ईश्वरी सिंह फॉर वॉर कंपनसेशन। अतः उसने आत्महत्या कर ली। सो ही कमिटेड सुसाइड। अतः उसने आत्महत्या कर ली। सो ही कमिटेड सुसाइड। किसने? ईश्वरी सिंह। तो कोई पूछे भाई मराठों के कारण कौन से राजस्थान के राजा ने सुसाइड कर लिया था? तो कौन राजा था? ईश्वरी सिंह। कहते हैं ईश्वरी सिंह बेचारा बगरू वाला युद्ध भी जीत जाता। बगरू वाला युद्ध ये हारा था अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में। इसका एक प्रधानमंत्री था और जब राजमहल वाला युद्ध हो गया, ये पता चल गया था भाई मराठे चुपचाप बैठेंगे नहीं, ना माधो सिंह बैठेगा, दोबारा अटैक तो करेंगे। तो ईश्वरी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को पूछा, भाई प्रधानमंत्री जी अपनी सेना की क्या हालत है, कितने फौजी हैं अपने पास, कौन कौन सामंत फौजी लेके आएगा? भाई राजा की सहायता के लिए कौन आया करते थे? सामंत। तो उसने प्रधानमंत्री राजा को कहा चिंता मत करो, जयपुर की सेना मेरी जेब में है। भाई सारे सामंतों को जब भी मैं कहूंगा वो क्या जाएंगे? सेना लेके। थोड़े दिनों बाद चला भाई मराठे तो रवाना हो गए आक्रमण के लिए। तो पूछा अरे वो क्या कंडीशन? अरे जयपुर की सेना मेरी, सब जयपुर में इंटर कर गए। उसने क्यों चिंता करते हो आप, सेना मेरी जेब में। बगरू आ गए।
अब बगरू के बाद तो जयपुर स्टार्ट हो जाएगा यार। कहां है सेना? उसने कहा जेब फट गई, मेरे पास कोई भी सेना। तो फिर सवाई जय सिंह, वो इसके सॉरी ईश्वरी सिंह के पास में जो कुछ थोड़ी बहुत खुद की सेना थी, बेचारा वही लड़ने के लिए गया, तो हारना ही था। आप जानते हो प्रधानमंत्री कौन था? इसकी गर्लफ्रेंड के पापा। ईश्वर लाल जिसके लिए बनाई थी, तो उस आदमी गुस्सा आया था कि अच्छा हमारे घर की तरफ देखेगा, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अगला राजा लिखो, माधो सिंह। हाँ, खूब सारी बातें। कोई कहते हैं ईश्वर लाल से गिर गया था, कोई कहते हैं जहर जहर पी लिया था, कोई कहते हैं कि सांप के डंक मरवाए थे खुद के। भगवान जाने कौन अपने को कहता है कि ईश्वरी सिंह की आत्महत्या का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सवाल तो आएगा कि आप उसको जहर पीता हुआ दिखा दोगे, एग्जामिनर के कहते हैं ईश्वर लाल से कुदाओ इसको। अगला राजा कौन बन गया आपके? अब जैसे माधो सिंह राजा बना, मराठे तो ये जयपुर ही बैठे थे भाई। ईश्वरी सिंह मरा तो जयपुर बैठे हो, तो मराठों ने माधो सिंह का रुपया ला। तो मैं किस बात के दूं? मेरी तरफ से तुम लड़े थे, हिसाब के लिए रहा अपना। उसने कहा वो नहीं, जो ईश्वरी सिंह में मांगते हैं वो दे। तो ईश्वरी सिंह से लो, मर गया ऊपर जाके लो। मराठों ने कहा फालतू की बकवास नहीं, हम रुपए उससे मांगते हैं जो जयपुर की सीट पे बैठता है। जयपुर की सीट पे पहले ईश्वरी सिंह बैठा था, तो ईश्वरी सिंह देगा, अब तू बैठा है तो तू देगा। तो फंस गया बेचारा। तो वो और उसकी मम्मी, मम्मी का नाम क्या उसकी? चंद्रकमल। कौन थी? दोनों माँ बेटे ने सलाह मशविरा किया क्या किया जाए। फिर मराठों का जो कमांडर था उसको बुलाया, और कमांडर को बुला के चंद्रकमल ने कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है। उसने कहा ये इमोशनल डायलॉग नहीं, 100 रुपए कम है ठीक है, तू बहन है तो बाकी लाओ, तुम आज के आज लाओ। अरे कहा 100 ज्यादा दे देंगे, मैं तो बड़ी बहन हूं तेरी, 100 ज्यादा ले जाना, 1 साल का टाइम दे दे, साल भर बाद में ले जाना। अब मराठों ने कहा बहन ही बन गई तो कोई नहीं, साल भर का टाइम दिया। मराठा यहां से पंजाब चले गए। किधर चले गए? साल भर बाद में माधो सिंह ने मराठों को मैसेज किया कि मामा जी वो आपका थोड़ा ड्यू बाकी था, वो आके ले जाओ मेरे से। और वो क्या है, मैं अपने राष्ट्र तिलक की पार्टी कर रहा हूँ। मैंने बताया था राष्ट्र तिलक तो उसी दिन हो जाता, राष्ट्र तिलक का फंक्शन थोड़े दिन बाद में करते, तो मैं अपने राष्ट्र तिलक की पार्टी कर रहा हूँ, इसलिए आप ना परिवार सहित आना, मम्मी जी को उन बच्चों को उनको भी लेके आना। मराठा ने कहा तेरे मम्मी जी तो बेटे महाराष्ट्र, और हम तो यहाँ पंजाब में लूटपाट करते हुए घूम रहे हैं, फौजी है मेरे साथ तो थोड़े। तो उसने कहा ठीक है जितने फौजी हो सारे सारे ले गए। तो वो 4 फौजी की तैसे फौजी थे मराठों के साथ। तो मराठा यहाँ पे युद्ध हरजाना लेने के लिए आए जयपुर में। तो माधो सिंह ने उधर वाले गेट से घुसाया उनको, दिल्ली वाले गेट से, और दिल्ली वाले गेट से घुसाने के बाद अंदर घुसाया। इधर वाले गेट पहले बंद किए, घाट गेट अजमेरी गेट, फिर दिल्ली वाला गेट बंद किया। 4000 मराठों को कूट कूट के मारा इसने। मतलब जयपुर के एक एक आदमी को हथियार दिया हुआ था उस दिन कि आज जो कोई मराठा दिखे उनको भगा भगा के मारना। और जयपुर की जनता ही आ गई थी। टिकंडा जा रहे हो मतलब कहते 11 मराठे जैसे जैसे दीवार कूद के भागने की कोशिश कर रहे थे, जयपुर वाले घसीट के लेके गए। छप्पन वो कवलो पीटा बेचारों को। तो कोई पूछेगा कौन से जयपुर के राजा ने जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवा दिया था? तो कौन राजा? तो डाकी था जयपुर। देखो 1751 ईस्वी में, इन 1751 एडी, 1751 ईस्वी में 1751 एडी जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। अब मराठे भाई यूं थे तो शक्तिशाली, उनको बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसे यूं घर में घेर के मारा है यार हमें, गुस्सा आके फिर मारा इस हिसाब से, तो मराठा उनका बदला लेंगे। तो मराठे बदला लेने के लिए आए वापस। देखो काकोड़ का युद्ध, टोंक में जगह पड़ती है काकोड़, बैटल ऑफ काकोड़। '59 में काकोड़ हो गया। कोई नहीं, काकोड़ काकोड़ एक ही बात है। आजकल तुम काकोड़ बोलते हो इसको। ये बोलचाल की भाषा में आते आते हो जाते हैं। फिर मराठे वापस बदला लेने के लिए आते हैं। माधो सिंह फिर मराठों को हरा था इस युद्ध के अंदर। लिखो, माधो सिंह ने मराठों को हरा दिया था। माधो सिंह डिफीटेड मराठास। कि मराठे इससे डरते ही थे, तो मराठे जैसे हारने लगे उनको लगा यार भाग ही जाते हैं, यदि इसने पकड़ लिए तो डाकी मारेगा फालतू। तो मराठों ने चपले हाथ में ली बीच में। ठीक है, अगला युद्ध लिखो, बटवाड़ा का युद्ध। 12 में एक जगह पड़ती है बटवाड़ा। बारह में पड़ता है बटवाड़ा, याद रखना ना, 12 जो जिला है अपना वहां पे। और ये युद्ध हो रहा है इस माधो सिंह के और कोटा के राजा के बीच में। और कोटा का जो राजा था उसका नाम था शत्रुसाल।
शत्रु साल कहां का राजा है? कोटा। दुर्जन साल इसके साथ था, शत्रु साल साथ नहीं है। उसने कहा मेरा नाम शत्रु है, मैं शत्रु बनूंगा। साथ तो पहले मराठे भी थे। कौन कौन है बताओ, किस किस के बीच में युद्ध हुआ है? माधव सिंह और शत्रु साल। शत्रु साल कहां का राजा? अरे ये लड़ाई हो रही जोरदार है। मोहम्मद शाह रंगीला मर गया दिल्ली में। मोहम्मद शाह रंगीला मरा तो उसका बेटा राजा बना, अहमद शाह। कौन राजा बना? मैंने बताया था औरंगजेब के बाद वाले जितने राजा थे बहुत ज्यादा ही ढुलमुल टाइप के राजा हुए। अहमद शाह की दो बंदों से नहीं बन रही। एक तो अपने भरतपुर के राजा के साथ नहीं बन रही, सूरजमल। कौन राजा? एक लखनऊ के राजा के साथ नहीं बन रही। लखनऊ का राजा सफदरजंग। कौन था? आप कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली में हॉस्पिटल का नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग का मकबरा। वो सफदरजंग लखनऊ का राजा हुआ करता। इन दोनों से अहमद शाह की होनी बननी बंद हो गई। पर अहमद शाह की अपने वाले माधो सिंह से ठीक बनती। माधो सिंह का दोस्त है अहमद शाह। तो दिन अहमद शाह ने माधो सिंह को कहा कि माधो सिंह यार ये दो राजाओं से मेरी बनती नहीं है, भरतपुर वाले सूरजमल और लखनऊ वाले सफदरजंग, समझौता करवा दे। और माधो सिंह इन दोनों से भी ठीक बनती थी, सूरजमल से और सफदरजंग से। ये इन दोनों को लेके गया और ले जाके अहमद शाह के साथ इनका क्या करवा दिया समझौता। मुगल बादशाह राजी हुआ। मुगल बादशाह राजी हो तो राजा को कुछ ना कुछ तो दे, पर दे क्या? नंगा नाए क्या निचोड़े। मुगल बादशाह के पास खुद के पास ही कुछ नहीं था अब तक। फिर भी मुगल बादशाह ने वहां बैठे बैठे कहा कि मैं तेरे को रणथंभोर का किला देता हूं। कौन सा किला देता हूं? जबकि रणथंभोर का किला मुगल बादशाह के पास था ही नहीं। रणथंभोर का किला शत्रु साल के पास। किसके पास है? अब माधो सिंह को तो रणथंभोर का किला किसने दे दिया? अहमद शाह ने। माधो सिंह आया, उसने कौन से किले पे कब्जा कर लिया? रणथंभोर। रणथंभोर पे जब कब्जा किया, शत्रु साल ने पूछा कि भाई साहब किधर? ये मेरा घर है यार, तुम मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? उसने कहा मुझे तो अहमद शाह ने दिया। तो उसने कहा अहमद शाह बाप का थोड़ी है, मेरा है, तो मेरी चीज तेरे को अहमद शाह कैसे दे सकता है? इसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो मिल गया। इसलिए रणथंभोर किले को लेके लड़ पड़े थे। तो बटवाड़ा को कौन से किले को लेके हुआ था? देखो कारण रणथंभोर किला, कारण बराबर लिख लो रणथंभोर किला। क्या कारण है? रणथंभोर किला। रणथंभोर किले कारण कौन सा युद्ध हुआ था? बटवाड़ा। किला था किसका? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य किसके पक्ष में? शत्रु साल। तो युद्ध में कौन जीतेगा? शत्रु साल। लिखो इस युद्ध में शत्रु साल की जीत हुई। शत्रु साल वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में शत्रु साल की जीत हुई। शत्रु साल वॉन दिस बैटल। फिर लगता है यार एक राजा जिसने मराठों को भगा भगा के मरा था, वो राजा किससे हार गया? शत्रु साल से हार गया, कोटा वालों से हार गया। ऐसा क्या कारण था भाई कोटा वालों के पास? फिर जब हम कोटा के सेनापति का नाम देखते हैं तब पता चला जालिम सिंह झाला। कोटा का सेनापति कौन था? देखो इस युद्ध में इन दिस बैटल जालिम सिंह झाला कोटा का सेनापति था। जालिम सिंह झाला वॉज कमांडर ऑफ कोटा। आदमी नाम जबरदस्त लगता है मुझे, जालिम। जालिम सिंह झाला कोटा का सेनापति था। जालिम सिंह झाला वॉज कमांडर ऑफ कोटा। आप तो यार एक दूसरी चीज नोटिस करो, बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1700। पहले हमने एक जालिम सिंह झाला का युद्ध पढ़ा था, मांगरोल। कौन सा पढ़ा? मांगरोल कब हुआ था? 1821। उसमें भी जालिम सिंह लड़ा। बटवाड़ा में भी जालिम सिंह लड़ा। 60 साल। कितना डिफरेंस है इनमें? बटवाड़ा वाले टाइम में उसकी उम्र थी 21 साल। कितनी थी? और मांगरोल वाले टाइम में उसकी उम्र थी 81। फिर भी डोकरा जालिम था, लास्ट दिन तक मानने का नाम है नहीं ले रहा। तो जालिम सिंह झाला की वजह से कोटा कौन सा युद्ध जीत गया था? बटवाड़ा। अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो माधो सिंह ने कहा भाई पापा एक शहर बसा के गए सवाई जय सिंह, उसका नाम हो गया सवाई जयनगर। क्या हो गया? जिसको आप बाद में क्या बोलने लगे? जयपुर। इसने कहा भाई मैं भी बसा दूंगा। ये तो सवाई जय सिंह के बाद ये जीते राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाते थे, तो इसने बसा दिया सवाई माधोपुर। 1763 में कौन सा शहर बसा दिया गया? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई बताओ देखे? 1763। जयपुर की 1727। बीकानेर की 1488। जोधपुर की 1459। उदयपुर की, सिरोही की 1425। अजमेर की और सवाई माधोपुर की 1763। एक ही अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चाकसू, है ना? या चाकसू में मंदिर बनाया था शीतला माता का, है ना? शीतला माता का मंदिर कहां पे बनवाया? चाकसू। चाकसू जयपुर, शीतला माता टेम्पल। और एक अपने जेलन रोड जाते हैं तो गणेश जी महाराज का मंदिर है ना, मोती डूंगरी। तो इसका नाम मोती डूंगरी इसलिए क्योंकि उस पहाड़ का नाम ही मोती डूंगरी है, इसलिए यहां पर महल बनाया था। इस मंदिर के ऊपर देखना आप, महल दिख भी जाएगा आपको। तो मोती डूंगरी पैलेस जयपुर। देखा किसी ने? अब सड़क से गुजरते ऊपरी बना हुआ मोती डूंगरी महल जयपुर।
ये भी देखो एक चीज है ना कि उदयपुर साइड के अंदर महल को सॉरी पहाड़ को बोलते हैं मगरी। क्या बोलते हैं? तो वहां एक महल है मोती मगरी। क्या बोलते हैं? अपने जयपुर में पहाड़ को बोलते हैं डूंगरी, इसलिए अपने यहाँ पे मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, तो यहाँ पर अपने बन गया मोती डूंगरी महल। और उदयपुर में क्या बन गया? जैसे अभी ये बोले कि भाई ये मोती डूंगरी महल है, ये शिवरात्रि को खुलता है। कब खुलता है? तो मैं यहाँ नया नया आया तो एक बार जेलन से जा रहा था, कोई दोस्त साथ में था, तो दोस्त ने कहा ऊपर वो जो देख रहा है क्या है? मैंने कहा हाँ यार कुछ ढांचा सा बना हुआ है। उसने कहा मोती डूंगरी महल है। अच्छा, इसमें एक शिव जी का मंदिर है। ठीक, ये शिवरात्रि के दिन खुलता है। एक बार ही कहा, बस साल में एक ही बार खुलता है, और लंबी लाइन लगती है भयंकर वाली, 4 बजे आगे लोग खड़े हो जाते हैं, अपना तो नंबर ही नहीं है। ठीक है, उसके साल 1.5 साल बाद में फिर जा रहा था, इस बार को दूसरा बंदा साथ में था, उसने कहा ऊपर है ना वो मोती डूंगरी महल है और वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, साल में एक बार ही खुलता है शिवरात्रि को, और लंबी लाइन लगती है यार, तेरे जैसे का तो नंबर ही नहीं है। ठीक, थोड़े दिन बाद में वापस कोई 2-4 साल बाद में फिर उधर से निकल रहा था, वापस किसी ने सेम बात कही मेरे से कि मोती डूंगरी महल है, साल में एक ही बार खुलता है शिवरात्रि को, शिव जी का मंदिर है, लंबी लाइन लगती है, सुबह सुबह आगे लोग खड़े हो जाते हैं। अभी कोरोना में मतलब 1.5 साल पहले की बात होगी, मैथ्स की क्लास नहीं लगी ना अभी? आप नहीं, मैथ्स की क्लास लगेगी। तो कृष्णा सर और मैं कहीं पे जा रहे, मैथ्स वाले सर, तो वो सर गाड़ी चला रहे, मैं पास में बैठा हुआ एकदम, तो वहां से जैसे हम निकले कृष्णा सर ने वापस मेरे को कहा राजवीर सर ऊपर देख रहे हैं, मगर रुको, ये मोती डूंगरी का महल है, इसमें एक शिव जी का मंदिर है, साल में एक बार ही खुलता है, सुबह सुबह ही आके लाइन लग जाती है, मेरा नंबर नहीं आएगा। तो कृष्णा सर प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग, ये वाली कमेंट्री मैं कर दूंगा इधर वाली, इसके अलावा कोई बात हो तो आप बता दो, तो हंसने लग गएगा, अरे आपने ये कैसे बातें दोहराई? मैं सर 4 बार सुन ली, जयपुर वालों को इसके अलावा दूसरी कोई नई बातें नहीं आती, इसके बारे में एक ही बात आती है सबको। तो आप भी कौन सा जलन से जाओगे तो कौन सा महल देखोगे? साल में सुबह सुबह, नंबर नहीं आएगा आपका। एक क्वेश्चन लिख लो फिर, क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, गायत्री देवी के हिस्से में ये है। हाँ हाँ, आपके दर्शन हो रखे हैं, बोलो, हम आपके हाथ जोड़ लेते हैं, हम मान लेंगे आपने शिव जी की किया, हमने आपकी की, कुछ असर तो शिव जी का आया ही होगा आपके। लिखो क्वेश्चन लिखो। सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह was scientific and modern king of then India. सवाई जयसिंह was scientific and modern king of then India. सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह was scientific and modern king of then India. उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate this statement on basis of his achievements. उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate this statement, कहां रह गए बीच में? वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था, उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate this statement on basis of his achievements. उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। लिखना 100 वर्ड।